आपकी मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाकेदार लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इस चीज की बात सुनकर जोसेफ के साथ साथ वहां मौजूद कुछ और एजेंट्स ने एक साथ कहा, ओके सर। और उसी वक्त जोसेफ ने अपने लैपटॉप से एक मैसेज एक ग्रुप में भेज दिया और मुस्कुरा कर बोला, अब आएगा मजा शिकारी का शिकार करने में। इस बात को हुए 2 दिन बीत चुके थे और दिल्ली से इंदौर आने वाली फ्लाइट की बिजनेस क्लास में नॉर्मल कपड़े पहने हुए अभिमन्यु यानी कि जोकर बैठा हुआ था। अभिमन्यु के कपड़े भले ही नॉर्मल थे, लेकिन वो एक गुड लुकिंग लड़का था जिसके बाल लंबे और काली गहरी आंखें थी, मानो उसके चेहरे को भगवान ने एक अलग ही ढंग से निखारा हो। उसकी बॉडी भी काफी अच्छी थी, उसे देखकर लगता था जैसे वो काफी समय जिम में ही बिताता हो। लेकिन अभिमन्यु चारों तरफ एक बच्चे की तरह देखे जा रहा था। तभी उसका ध्यान उसके बगल में खड़ी एक खूबसूरत एयर हॉस्टेस पर गया। एयर हॉस्टेस ने तुरंत पूछा, हेलो सर, क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए? अभिमन्यु ने उस एयर हॉस्टेस को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा था मेरी माँ ने कि जन्नत की परियां आसमान में ही मिलती हैं। आज देखो मैंने आसमान में आकर आप जैसी सुंदर परी से मुलाकात कर ली। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़की का क्या नाम हो सकता है? अभिमन्यु की बातें सुनकर उस एयर हॉस्टेस के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और उसने कहा, दिव्या। अभिमन्यु ने दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा, दिव्या जी, तो एक काम कीजिए, क्यों ना हम अपनी मुलाकात को आगे भी जारी रखें। इतना सुनकर दिव्या एक मुस्कान के साथ अभिमन्यु की सीट बेल्ट बांधने के लिए झुक गई और हल्के से एक कागज जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था वो अभिमन्यु की जेब में डाल दिया। फिर वो अभिमन्यु के बगल में बैठे एक मोटे आदमी से भी पूछने लगी, सर आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। इतना बोलकर उस आदमी ने अभिमन्यु की तरफ हिकारत से देखा और हल्का सा बुदबुदाया, आखिर ऐसे लोग बिजनेस क्लास में सफर कैसे कर लेते हैं? यह सुनकर अभिमन्यु ने भी हल्की आवाज में बोला, पैसे देकर, बिल्कुल आपकी तरह। यह सुनकर अभिमन्यु और पास में खड़ी एयर हॉस्टेस दिव्या मुस्कुराने लगे और इससे पहले दिव्या आगे बढ़ पाती तभी मुखौटे पहने कुछ आदमी जिनके हाथ में AK-47 थी बिजनेस क्लास में घुसे चले आए। सभी ये देखकर घबराकर चीखने लगे। तभी उनमें से एक गुंडा बोला, अगर कोई चिल्लाया तो ये बंदूक उसके शरीर में खाली कर दूंगा। ये प्लेन हाईजैक कर लिया है और जिसके पास जो कुछ भी हो चुपचाप मेरे आदमियों को दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी लोग ये सुनकर डरे सहमे बैठे हुए थे, लेकिन अभिमन्यु बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहा था। तभी उन गुंडों का सरदार बोला, तुम लोग इन्हें लूटो, मैं जाकर पायलट से निपटता हूँ। ओके बॉस। इतना सुनकर वो बॉस पायलट के केबिन में चला गया। अभिमन्यु बस ये सब होता देख रहा था। सभी लोग अपने बचने की उम्मीद खोने लगे थे, क्योंकि ऐसे हाईजैक में ज्यादातर चांसेस होते थे कि वो हॉस्टेज किए हुए लोगों को मार दे। ऐसे में सभी के पास भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जिसके पास जो कुछ भी हो वो सब हमें दे दो, समझे तुम लोग? चारों तरफ प्लेन में ऐसी आवाजें गूंज रही थी और लोग बस डरे सहमे हुए अपने कीमती सामान को उन गुंडों को दे रहे थे। गैंगस्टर का लीडर पायलट के केबिन में गया और जाते ही उसने को पायलट को गोली मार दी, जिसे देखकर मेन पायलट घबरा कर बोला, अरे आपने इसे क्यों मार दिया? अब ये प्लेन कैसे उड़ेगा? ये सुनकर लीडर गैंगस्टर ने हंसकर जवाब दिया, क्यों, एक किडनी पर कभी किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा क्या? चुपचाप प्लेन उड़ा, वरना तुझे भी इसकी तरह जन्नत पहुंचा दूं। अगले ही पल पायलट ने डरते हुए कहा, ठीक है मैं चलाता हूं। ये सुनकर गैंगस्टर का लीडर चुपचाप उसको पायलट की लाश को हटाकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी तरफ अभिमन्यु अभी भी रिलैक्स बैठा हुआ था। तभी एक गैंगस्टर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके बगल में बैठे आदमी से बोला, तेरे पास जो कुछ भी है चल ला मुझे दे दे। उस आदमी ने कहा, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। बोलते हुए वो आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और कपकपाती हुई आवाज में जवाब दे रहा था। लेकिन अभिमन्यु तभी बीच में बोला, देखो वैसे मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसके पैर के पास एक छोटा सा सूटकेस रखा हुआ है, जरूर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये महाशय बाकी सामानों के साथ ही उसे भी ऊपर के लगेज केबिन में रखते। इतना सुनते ही वो टेररिस्ट गुस्से में उस आदमी की तरफ मुड़ा और बोला, चल ला दिखा, उस सूटकेस में क्या है? देखिए
उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन मानो, ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है। वो आदमी नकली हंसी हंसते हुए बोला, जिसे देखकर उस टेररिस्ट ने जबरदस्ती उससे वो सूटकेस ले लिया और खोल कर देखा तो उसमें सच में काफी रुपए रखे हुए थे। ये देखकर उस टेररिस्ट ने गुस्से में बंदूक का पिछला हिस्सा उस आदमी के पेट पर दे मारा और बोला, बदमाश, तू हमसे चालाकी दिखा रहा है। तभी अभिमन्यु बीच में फिर से बोला, देखो वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये महाशय के 4 दांत सोने के हैं। जरूर आपने भी नोटिस किया होगा जब ये नकली हंसी हंस रहे थे। ये सुनकर टेररिस्ट फिर से गुस्से में बोला, ए, चल अपने सोने के दांत भी निकाल दे। टेररिस्ट की बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसने कहा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तो ऑपरेशन से फिट किए गए हैं, इन्हें ऐसे निकाला नहीं जा सकता। उस आदमी की ये बात सुनते ही टेररिस्ट ने अपनी बंदूक उस आदमी के मुंह पर दे मारी, जिससे वो आदमी एक ही बार में खून की उल्टी कर बैठा और उसके चारों सोने के दांत बाहर आकर गिर पड़े, जिसे टेररिस्ट ने उठा लिया। ये देखकर अभिमन्यु हल्के से मुस्कुरा कर बोला, देखो वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस आदमी ने गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अगर बोलना नहीं चाहिए तो फिर बार बार बोल क्यों रहे हो? ये सुनते ही टेररिस्ट ने उसके पेट पर फिर से मारा और बोला, अबे लड़के, क्या बोल रहा था तू? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए जब आप आ रहे थे तब इन्होंने चुपके से कोई चीज अपनी बाईं तरफ की जेब में डाली थी, हो ना हो कोई कीमती चीज होगी, वरना कोई भला ऐसे किसी चीज को क्यों छुपाएगा? ये सुनते ही टेररिस्ट ने गुस्से में कहा, चल बे, जेब खाली कर। उस आदमी ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर जैसे ही टेररिस्ट ने अपनी बंदूक उसे मारने के लिए उठाई, तभी वो आदमी समझ गया कि अगर उसने उसे नहीं रोका तो पक्का वो अपनी जान से जाएगा और उसने कहा, अच्छा रुकिए रुकिए, मैं देता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। इतना बोलकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाली जो काफी महंगी लग रही थी। उसे देखकर तुरंत टेररिस्ट ने उससे वो छीन लिया। फिर वो अभिमन्यु की तरफ मुड़ गया और गुस्से में बोला, चल बे, अब तू भी अपनी जेब ढीली कर और जो भी तेरे पास हो वो मुझे निकाल कर दे दे, वरना तेरा भी हाल इसकी तरह कर दूंगा। अभिमन्यु ने शांति से कहा, लेकिन आप मेरी हालत देखो, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पास कुछ होगा? अभिमन्यु की हालत देखकर वैसे तो कोई बता नहीं सकता था कि वो अरबों डॉलर का मालिक भी हो सकता था, लेकिन ये सच था कि अभिमन्यु के स्विस अकाउंट में अरबों डॉलर पड़े हुए थे। लेकिन वो अगर ज्यादा अमाउंट में पैसे निकालता तो 5i को पता चल जाता। इसलिए अभिमन्यु ने अपने गोल्डन स्विस कार्ड को बहुत छोटी अमाउंट के लिए यूज करने का प्लान बनाया था। लेकिन टेररिस्ट अभिमन्यु की रिलैक्स बर्ताव से चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वो बोला, अबे ओ बेवकूफ समझता है क्या मुझे? हाँ, तू बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है और तू अमीर नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पर अभिमन्यु ने धीरे से कहा, देखो ये टिकट और इंदौर का टूर तो मैंने एक लॉटरी में जीता है, लेकिन विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लीजिए। अभिमन्यु के इस जवाब के बाद वो टेररिस्ट कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप अभिमन्यु को खड़ा करके तलाशी लेने लगा। तभी उसे अभिमन्यु की जेब में एक फोटो मिला जो एक आदमी और 3 बच्चों की थी। उसे अभिमन्यु की जेब में कुछ नहीं मिला था, इसलिए चिढ़कर वो उस फोटो को फाड़ने लगा। तभी अभिमन्यु ने कहा, रुको, ये मेरे परिवार की आखिरी फोटो है जो मेरे पास है, प्लीज इसे मुझे वापस दे दो। ये सुनकर टेररिस्ट एक नकली हंसी हंसने वाला था कि तभी एक खंजर उसके गले से घुसकर उसकी गर्दन से बाहर निकला और इससे पहले कि थोड़ी दूर पर खड़ा दूसरा टेररिस्ट कुछ समझ पाता, एक खंजर उसके सीने में आकर घुस चुका था। सभी लोग डरे सहमे बैठे हुए थे और अब अभिमन्यु फ्लाइट के बीच में अपने मारे हुए टेररिस्ट की AK-47 लिए खड़ा था। तभी बचे हुए 2 गैंगस्टर उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी एक लड़के ने अपना फोन का कैमरा ऑन कर लिया जिससे कि वो ये सब रिकॉर्ड कर सके। उन दोनों ने जैसे ही अपनी बंदूक चलाने को उठाई तब तक एक गोली उन दोनों के माथे पर लग चुकी थी। उसके बाद अभिमन्यु ने बंदूक को अपने कंधे पर ऐसे रखा मानो उसके लिए ये रोज का काम हो। अभिमन्यु पायलट के केबिन की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा जो अपने फोन से ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। अभिमन्यु का चेहरा देखकर उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए बस उसने अपना फोन नीचे किया और रिकॉर्ड की हुई वीडियो डिलीट कर दी, मानो उसने अभिमन्यु के बिना बोले ही उसकी बात को समझ लिया था कि वो क्या कहना चाहता था। अभिमन्यु बस एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाया और फिर पायलट के केबिन की तरफ चल पड़ा,
जैसे ही अभिमन्यु केबिन के पास पहुंचा, वहां खड़ी दिव्या ने अभिमन्यु को देखा तो वो खुशी से बोली, आप। श्श्श। अभिमन्यु ने अपने होठों पर उंगली रखी। दिव्या और बाकी एयर होस्टेस को चुप रहने का इशारा किया। अभिमन्यु चुपचाप जाकर पायलट के केबिन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया, जहां पर पायलट प्लेन को उड़ा रहा था और टेररिस्ट का लीडर दूसरे को पायलट की सीट पर बैठा बोल रहा था, कैप्टन, प्लेन रुकना नहीं चाहिए, उड़ता रहना चाहिए जब तक भारत सरकार हमारे लिए किसी दूसरे प्लेन का बंदोबस्त नहीं करती। पायलट बोला, देखिए, इसका फ्यूल खत्म हो सकता है, हम सब मारे जा सकते हैं, इसलिए प्लीज इसे इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करने दीजिए। टेररिस्ट ने कहा, अबे ओ, तेरे से कोई राय मांगी मैंने? चुपचाप अपना काम करता रहे, समझा? इतना बोलकर टेररिस्ट लीडर ने अपनी बंदूक को साइड में रख दिया, लेकिन तभी एक खंजर पीछे से आकर उसकी गर्दन में घुस गया। वो दर्द से कराह कर पीछे मुड़ा तो सामने अभिमन्यु एक बंदूक लिए खड़ा था। कैप्टन ये देखकर चौंक गया और उसने प्लेन को ऑटो पर डालकर बोला, आप कौन हैं? अभिमन्यु ने कहा, मैं एक पैसेंजर हूं और सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। अब आप सब लोग टेंशन फ्री हो जाएं, अब कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर पायलट ने चैन की सांस ली और खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच। तब अभिमन्यु ने कहा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सब मैंने किया है, प्लीज इंदौर जाकर आप ये किसी को न बताएं। असल में अभिमन्यु किसी भी तरह की खास अटेंशन मीडिया या भारत सरकार से नहीं पाना चाहता था, लेकिन ये सुनकर पायलट हैरान हुए लहजे में बोला, लेकिन ये सब आपने किया है, मीडिया या पुलिस को हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, आप बोल दीजिए कि ये काम आपके ही फ्लाइट अटेंडेंट ने किया है। मुझे उम्मीद है कि आप वैसा ही करेंगे जैसा मैंने कहा है। अभिमन्यु ने इतना बोलकर अपनी शर्ट को ठीक किया और एक रहस्यमयी मुस्कान से कैप्टन की तरफ देखा। कैप्टन ने जैसे ही अभिमन्यु का चेहरा देखा तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने बिना कुछ बोले ही अपना सिर हाँ में हिला दिया। लाशों और घायल टेररिस्ट को एक वॉशरूम में डाल दिया गया और कुछ ही देर बाद प्लेन इंदौर पहुंच गया और सभी पैसेंजर्स खुशी खुशी अपने घर जाने लगे। कैप्टन ने भी वैसा ही मीडिया और पुलिस में कहा जैसा अभिमन्यु ने उसे बोलने को बोला था। बारह सालों बाद अपने शहर को देखकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगा और एयरपोर्ट से बाहर जाने लगा कि तभी उसे एक एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी। अभिमन्यु वहां खड़ा होकर अपनी कैब का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर गई जिसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और दो लोग उसे उठाकर एम्बुलेंस में रख रहे थे। अभिमन्यु उस बूढ़े आदमी का चेहरा तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी हालत देखकर ये अंदाजा लगा सकता था कि हो न हो वो बूढ़ा आदमी काफी सीरियस इंजर्ड था। तभी अभिमन्यु की नजर पास में खड़े उसी आदमी पर गई जो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु वहां खड़े लोगों की बातें सुनने लगा। देखो तो कितना मारा है इस आदमी ने उस बूढ़े को, एक दूसरे आदमी ने पूछा। लेकिन उसे क्यों मारा? पहले आदमी ने कहा, अरे उस आदमी से गलती से वो बूढ़ा आदमी टकरा गया और ये आदमी गिर गया। बूढ़े आदमी ने उसे उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे को बढ़ाया, उस आदमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे पीट पीट कर घायल कर दिया। एक और आदमी ने कहा, लेकिन पुलिस इसे पकड़ क्यों नहीं रही? दूसरा आदमी बोला, अमीर आदमी जो है 2000 रुपए देकर सेटलमेंट कर लिया और अब जा रहा है। ये सब सुनकर अभिमन्यु का खून खौलने लगा और वो वापस उस आदमी को मजा चखाना चाहता था, लेकिन आज के लिए उसने काफी अटेंशन ले ली थी और अगर अभिमन्यु इन झमेलों में ज्यादा फंसता तो 5i को उसके बारे में पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब तक वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता रहेगा और छिपा रहेगा तो कोई पता नहीं लगा सकता था कि वो ही फेमस एजेंट जोकर था। अभिमन्यु अपनी कैब में बैठ गया और घर की तरफ निकल गया। वो काफी सालों बाद अपने शहर वापस लौटा था और उसका शहर अब काफी बदल चुका था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, चारों तरफ मेट्रो, आते जाते हुए लोगों की जीवन शैली, सब कुछ बदल गया था। अभिमन्यु अपने घर पहुंच चुका था। उसका घर एक पुरानी हवेली थी जिस पर काई लग चुकी थी, जैसे मानो सालों से उसकी सफाई न की गई हो। दरवाजे के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जो उसके पिता की थी। घर के आसपास एक छोटा सा बगीचा था और उस बगीचे के बीच में से पतली सी सड़क निकल रही थी जो मुख्य दरवाजे से हवेली के दरवाजे तक जाती थी। हवेली के आसपास कुछ बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे और अभिमन्यु की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तभी अभिमन्यु ने वहां अपने सबसे पुराने माली रामू काका को देखा तो वो भागकर उनके पास गया और बोला, क्या बात है काका, आज भी उतने ही जवान लग रहे हो जैसे पहले थे, जिम कर रहे हो क्या? रामू काका ने आवाज सुनकर अभिमन्यु की तरफ देखा। उन्हें कुछ सेकंड लगे पहचानने में, लेकिन जैसे ही उनकी याददाश्त पर एक बिजली सी चमकी वो अभिमन्यु के गले लग गए और बोले, मेरा अभिमन्यु, मेरा बच्चा,
आखिरकार तू वापस आ गया। तुझे पता है, ऐसा एक दिन नहीं जाता जब मालिक तुम्हें याद नहीं करते। अरे वो तो जी ही इसी आस में रहे थे कि उनका अभिमन्यु वापस जरूर आएगा। अभिमन्यु ने पूछा, लेकिन काका, पापा हैं कहाँ? रामू काका ने कहा, बेटा अभिमन्यु, वो तो किसी काम से मुंबई गए हैं आज सुबह ही, लेकिन कल ही वापस लौट आएंगे। तू फिक्र मत कर। आजा, अंदर आजा मेरे बच्चे। अभिमन्यु रामू काका के साथ हवेली के अंदर चला गया। हवेली को अंदर से आज भी अच्छे से सजाया हुआ था। ये तो जाहिर था कि ये अकेले रामू काका के बस की बात नहीं है, जरूर पापा ने किसी और को भी काम पर रखा होगा। तभी अभिमन्यु के कान में एक सुरीली आवाज सुनाई दी, काका, क्या कोई मेहमान आया है? रामू काका ने कहा, नहीं बिटिया, छोटे मालिक घर लौट आए हैं। अभिमन्यु बेटा। यह आवाज सुनकर अभिमन्यु की नजर रसोई से निकलती एक लड़की पर पड़ी, जिसने एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और उसके लंबे बाल उसकी कमर से भी नीचे आ रहे थे और उसकी आंखें झुकी हुई, चेहरे पर एक लाली मानो चांद उतर आया हो। एक पल के लिए तो अभिमन्यु उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर वो अपने होश संभालते हुए बोला, काका ये? रामू काका ने कहा, छोटे मालिक, ये अक्षिता जी हैं और ये आपके पिताजी की केयर टेकर हैं। आपके पिताजी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अक्षिता जी अब हमारे साथ ही रहती हैं और ये एक अनुभवी नर्स हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, हेलो। ये बोलकर अभिमन्यु ने अपना हाथ अक्षिता की तरफ आगे बढ़ा दिया, लेकिन अक्षिता अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। अक्षिता के चेहरे पर एक मुस्कान थी और ये देखकर पहले तो अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला, क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराने लगती हैं? ये सुनकर सभी काम करने वाले और रामू काका भी अक्षिता की आंखों की तरफ देखने लगे, तो सच में उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुस्कुरा रही हो। ये देखकर सब हंसने लगे और अक्षिता शर्मा कर अंदर भाग गई। ये देखकर अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, अरे अब इसे क्या हो गया? रामू काका ने कहा, कुछ नहीं छोटे मालिक, वो थोड़ी सी सीधी और शर्मीली है। आइए, नाश्ता लग गया है, आप चाय वगैरह पीजिए। अभिमन्यु खाने की टेबल पर बैठ गया, जहाँ पर अक्षिता रसोइये के साथ चाय नाश्ता लेकर आई। हल्के हाथों से वो सभी को चाय दे रही थी और अभिमन्यु की नजर अक्षिता की सादगी पर अटकी हुई थी। लेकिन तभी हवेली में एक आदमी भागता हुआ अंदर आया और बोला, रामू काका, मनोज जी का एयरपोर्ट पर एक्सीडेंट हो गया और वो अब सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर अभिमन्यु के हाथों से चाय का कप छूट गया और वो खड़ा होकर बोला, क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अभिमन्यु का सवाल सुनकर उस आदमी ने कहा, इतना तो नहीं पता, लेकिन आपको सिटी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अभिमन्यु ने यह सुनकर तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और जैसे ही वो कार में बैठा तभी वहां अक्षिता भी आ गई थी और वो अभिमन्यु से बोली, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अभिमन्यु ने जल्दी से कहा, ठीक है, आ जाओ। अक्षिता तुरंत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अभिमन्यु 12 सालों के बाद अपने शहर लौटा था, इसलिए वो रास्तों से अनजान था, तो सिटी हॉस्पिटल तक जाने के लिए उसे कोई तो वैसे भी चाहिए था और अक्षिता उसके पिता की केयर टेकर भी थी, तो उसे ले जाना ठीक लगा। कुछ ही देर में दोनों सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ मनोज सिकरवार नाम के कोई पेशेंट एडमिट हुए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है? रिसेप्शन पर खड़े होकर स्टाफ ने थोड़ी देर तक कंप्यूटर पर चेक किया और फिर बताया, जी, वार्ड नंबर 15। क्या आप लोग उनके परिवार के हैं? ये सुनकर अभिमन्यु ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, मेरा नाम अभिमन्यु सिकरवार है। तभी वहां से गुजरते हुए एक डॉक्टर को ये बात सुनाई दे गई और उन्होंने पलट कर कहा, अभिमन्यु जी, मैं डॉक्टर गुप्ता हूँ, उन्हें अभी अभी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। यह सुनकर अभिमन्यु ने बेचैनी से कहा, डॉक्टर कैसे हैं वो? डॉक्टर ने कहा, वैसे तो आपके पिताजी खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें अंदरूनी चोट लगी है, जिसके कारण उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। आप जाकर उनसे मिल लीजिए। अभिमन्यु ने तुरंत डॉक्टर को थैंक यू कहा और अक्षिता को लेकर वार्ड नंबर 15 में चला गया। अभिमन्यु ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने हॉस्पिटल बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। अभिमन्यु को यह पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई कि वो उसके पिता ही थे। अभिमन्यु के पिता आंखें बंद करके लेटे हुए थे, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत समझ गए कि सामने खड़ा यह हैंडसम लड़का कोई और नहीं, उसी का सबसे लाडला बेटा है। यह अलग बात है कि वो उसका खुद का खून नहीं था, क्योंकि अभिमन्यु को उन्होंने गोद लिया था, लेकिन वो अपने दोनों बेटों से अभिमन्यु को न सिर्फ ज्यादा प्यार करते थे, बल्कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। और अब जब उन्होंने अपने बेटे को इतने साल बाद देखा तो वो बूढ़ी आंखें अपने आंसू रोक नहीं पाईं। अभिमन्यु भागकर अपने पिता के गले लग गया और उनके हाथ को पकड़कर गुस्से में बोला, डैड मुझे बताइए कि आपका ये हाल किसने किया है? यकीन मानिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मनोज जी ने कहा, अभिमन्यु मेरे बच्चे, इतने साल बाद तुझे देख रहा हूँ, पहले मुझे जी भर के तुझे देख तो लेने दे। अभिमन्यु बिना कुछ बोले बस उनके पास बैठा रहा
और वो उनके हाथों को बड़े प्यार से सहला रहा था। तभी मनोज जी ने बोला, बेटा दरअसल मैं किसी काम से मुंबई जा रहा था, इसलिए मुझे आज सुबह की फ्लाइट पकड़नी थी। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां एक आदमी से मैं टकरा गया और वो आदमी गिर गया, जिसकी वजह से मैंने उसे उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और फिर उसने मुझे बहुत पीटा। बाद में वहां पुलिस आ गई और फिर उसने मुआवजे में मुझे पैसे दे दिए और वहां से चला गया। वहां से गुजरते लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, नहीं तो हो सकता था कि मैं आज वहीं दम तोड़ देता। अभिमन्यु ने जैसे ही ये सुना मानो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो समझ चुका था कि एयरपोर्ट पर वो बूढ़ा आदमी जिसे एम्बुलेंस ले जा रही थी और जिसे उस आदमी ने पीटा था वो कोई और नहीं, वही आदमी था जिसके बगल में अभिमन्यु फ्लाइट में बैठा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और फिर बोला, डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस आदमी को ढूंढ ही लूंगा, आप बस आराम कीजिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अक्षिता को मनोज जी का ख्याल रखने का इशारा किया और फिर वार्ड से बाहर आ गया। वहां से निकलकर अभिमन्यु अपनी कार में बैठा और उसने उस आदमी का स्केच बनाया और फिर अपने मन में बोला, इंदौर एक बड़ा शहर है और अगर मुझे उस आदमी को ढूंढना है तो मुझे चोर या छोटे गुंडों से पता करवाना होगा, क्योंकि अगर मैं पुलिस के पास गया तो हो सकता है 5i का कोई एजेंट वहां से मेरे बारे में पता करवा ले। वो आदमी जब तक मेरे डैड से आकर सॉरी नहीं बोलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अभिमन्यु ने स्केच लेकर काफी छोटे मोटे चोरों और गुंडों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। अगर वो 5i की तकनीक यूज कर रहा होता तो उस आदमी को ढूंढना उसके लिए 2 मिनट का काम था, लेकिन वो ऐसे कोई गैजेट्स यूज नहीं कर सकता था जिसके सर्वर से उसकी लोकेशन हैक कर ली जाए। वो काफी थक चुका था और शाम भी हो चुकी थी, इसलिए वो एक बार में पहुंच गया। तभी उसकी नजर बार टेंडर गर्ल पर पड़ी, जिसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे और उसकी शर्ट पर बो लगी हुई थी और उसके गाल पर एक छोटा सा तिल भी था। उसके छोटे ब्राउन कलर के बाल उस पर काफी जच रहे थे और उसकी बॉडी बिल्कुल लैटिना जैसी थी। बार टेंडर गर्ल की नजर भी अभिमन्यु से जाकर मिल गई तो वो तुरंत अभिमन्यु के पास में आकर बोली, क्या लेंगे सर? अभिमन्यु ने स्टाइल से कहा, मोइतो। यह सुनकर बार टेंडर गर्ल ने कहा, इट्स मोइतो सर। इस पर अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, अरे यार मैं भी कितनी गलती करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ काश कोई होता जो मुझे हर बार करेक्ट करता, कोई रेड बो वाली जिसके गाल पर तिल होता। ये सुनकर वो बार टेंडर गर्ल मुस्कुराकर बोली, मिल जाएगी सर, आप इतने हैंडसम हैं, आपको तो कोई भी मिल सकती है। वैसे मेरा नाम कीर्ति है। इतना बोलकर कीर्ति अभिमन्यु के चेहरे को हल्के से सहलाने लगी। अभिमन्यु ने बड़े प्यार से बोला, ये बार काफी बदनाम लग रहा है और फिर भी तुम यहाँ काम कर रही हो। हाँ, क्योंकि ये बार यहाँ के सबसे बड़े डॉन का है, तो किसी की मजाल नहीं कि कोई यहाँ मेरे साथ बदतमीजी कर सके। कीर्ति ने इतना बोलकर अभिमन्यु की नजर की तरफ देखा तो अभिमन्यु की नजर अब भी चारों तरफ घूम रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। ये देखकर कीर्ति बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी की तलाश है, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ कीर्ति। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपनी जेब से उसी आदमी का स्केच निकाला और कीर्ति के सामने रख दिया। कीर्ति ने वो स्केच ले लिया और बोली, काम हो जाएगा, 1 दिन के भीतर ही हम इसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि मेरे बॉस का नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे, कम से कम 10,000 रुपए। अगर मंजूर है तो एडवांस जमा करवा दो। तुरंत ही अभिमन्यु ने 10,000 रुपए कीर्ति के सामने रख दिए और बोला, ये रहा तुम्हारा एडवांस, और बाकी काम होने के बाद क्या हम डिनर करने बाहर चल सकते हैं? कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है हैंडसम। अभिमन्यु अपनी मोइटो पीकर बार से बाहर आ गया और तभी उसके सामने से एक चोर आता हुआ दिखाई दिया। अभिमन्यु वैसे तो इन सब झमेलों से दूर ही रहना चाहता था, लेकिन उस चोर ने अभिमन्यु को धक्का मारकर भागने की सोची और जैसे ही उसका हाथ अभिमन्यु की तरफ आगे बढ़ा तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। उस चोर के पीछे से भागते हुए एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी भागकर आ रही थी। उसने अपने बाल बांधे हुए थे और उसने हाँफते हुए बोला, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की इस चोर को पकड़ने में। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो गवाही के लिए। अभिमन्यु ने उसकी बातों को ऐसे अनदेखा किया जैसे उसने सुना ही ना हो। उसकी नजर तो बस पुलिस वाली के चेहरे की जो मासूमियत थी उस पर थी, क्योंकि वो लड़की कहीं से भी पुलिस वाली नहीं लग रही थी। अभिमन्यु सोच रहा था कि उसे तो फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए था। फिर अभिमन्यु की नजर उसकी कमर पर अटक गई, जिसे देखकर वो बोली, अबे ओ क्या देख रहा है, क्या तूने सुना कि तुझे भी चलना है थाने? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैडम, लेकिन मेरा इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है, ये खुद ही यहाँ फिसल कर गिर गया, मैंने तो इसे नहीं पकड़वाया, तो आप मुझे जाने ही दीजिए। ये बोलकर अभिमन्यु चल पड़ा, लेकिन उस पुलिस वाली ने तुरंत चोर के हाथों में हथकड़ी डाल दी और अपने मन में सोचा, उस लड़के ने गवाही देने से और थाने चलने से मना क्यों कर दिया? क्या ये भी कोई चोर या गुंडा है? हो न हो कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि जिस बदतमीजी से ये मुझे देख रहा था ये पक्का कोई बदमाश होगा, इसकी तलाशी तो लेनी पड़ेगी। ये सोचते हुए उस पुलिस वाली ने कहा, ए लड़के रुको। अभिमन्यु अपने पीछे से आती उस पुलिस वाली की आवाज सुनकर रुक गया। पुलिस वाली तुरंत दौड़ कर आई और अपना आईडी बैज दिखाकर बोली, मेरा नाम पाखी वित्तल है और मैं इंदौर ईस्ट पुलिस थाने की एसआई हूँ। मुझे तुम संदिग्ध लग रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है, तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। इस पर अभिमन्यु ने कहा, देखिए मिस पाखी जी, आप खामखा मेरे पीछे पड़ गई हैं। आप जैसी खूबसूरत लड़की कहाँ इस धूप में अपना रंग खराब कर रही है? आपको तो ऑफिस में काम करना चाहिए। खैर, अगर आपको मेरी तलाशी लेनी है तो मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ, क्योंकि फिर आपको मेरे ऊपर किसी तरह का शक नहीं रह जाएगा। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपनी शर्ट उतार दी। उसके सिक्स पैक एब्स देखकर तो पाखी का मुंह ही खुल गया, मानो रियल लाइफ में उसने किसी लड़के की इतनी अच्छी बॉडी न देखी हो। लेकिन वो जल्दी से अपना होश संभाल कर बोली, ये क्या कर रहे हो? अपने कपड़े वापस पहन लो और जाओ यहाँ से। लेकिन हाँ, याद रखना, अगली बार मेरे पल्ले पड़े तो छोड़ूंगी नहीं, समझे? अभिमन्यु बिना कुछ बोले बस एक मुस्कान लिए हुए चला गया। अभिमन्यु वापस हॉस्पिटल आ चुका था और उसने अक्षिता को कुछ खाने के लिए हॉस्पिटल की कैंटीन भेज दिया। फिर अभिमन्यु मनोज जी के पास बैठ गया और बोला, डैड, दोनों भैया कहाँ हैं और आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? ये सुनकर मनोज ने अभिमन्यु को एक नजर देखा और फिर उन्होंने दुखी आवाज में बोला, मेरे बच्चे, क्या तुझे याद है कि तू मुझे कैसे मिला था? अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ डैड, मुझे अच्छे से याद है। एक एक्सीडेंट में मेरे पापा और मम्मी मारे गए और मैं अनाथ हो गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फुटपाथ पर सो रहा था। जब मैं सुबह उठा तो मैंने पाया कि आप पर हमला हुआ और आपने अकेले ही सभी गुंडों को मार दिया था। पर एक गुंडा आप पर पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन मैंने सड़क से पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ दिया था। इस पर मनोज जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरे बच्चे, और फिर मैं तेरे पास आया और बोला कि तू बहुत बहादुर बच्चा है, ये ले 500 रुपए। और तूने अकड़ कर कहा था कि साहब देना ही हो तो काम दे दीजिए, पैसे तो कुछ दिन में ही खत्म हो जाएंगे। कुछ पल चुप रहकर मनोज जी ने आगे कहा, तुझे पता है अभिमन्यु, तेरे अंदर एक अलग बहादुरी और आग है। अगर फोकस का कोई दूसरा नाम है तो वो अभिमन्यु है। तेरे जुनून और सोच ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैंने तुझे गोद लेने का सोच लिया। तेरे दोनों बड़े भाई सारांश और अर्जुन के साथ मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया। लेकिन उस दिन जब तनेजा के लड़के ने तेरे भाई अर्जुन पर हमला किया और उसको बचाने के लिए तूने तनेजा के लड़के को खंजर मार दिया, तब तेरे पीछे पुलिस पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ उस समय इस शहर पर मेरी पकड़ थी, इसलिए मैंने तुझे बैंकॉक भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैंने तुझे भेजा उसके कुछ दिनों बाद ही तनेजा ने थाईलैंड के डॉन जैक्सन से हाथ मिला लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि इस शहर में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी ना हो, लेकिन उनकी ताकत बढ़ गई थी। उन्होंने पुलिस वालों को खरीद लिया और मेरे गैर कानूनी सोने के ट्रक पुलिस वाले पकड़ने लगे, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई। फिर जैक्सन ने तनेजा की मदद से हमारे लोगों को मारना शुरू किया और पिछले साल एक गैंग वॉर में तेरा भाई सारांश मारा गया। मैं तो मानो टूट ही गया था, लेकिन तेरा भाई अर्जुन सारांश का बदला लेने के लिए तनेजा को मारने गया और कभी वापस नहीं आया। वो आज भी किडनैप है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मैं उसे आज तक ढूंढ नहीं पाया। ये सब सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो गए। उसका दिल टूट चुका था, मानो उसके खून का एक कतरा अब बस अपने भाई अर्जुन को बचाने के लिए उबल रहा था। इसलिए अभिमन्यु ने गुस्से से पूछा, डैड, जब ये सब आपके साथ हो रहा था और मेरे भाइयों पर मुसीबत आ रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या आप मुझे अपना सगा बेटा नहीं मानते? क्या मैं आपका परिवार नहीं था? मैं इन सब बातों से अनजान था और आप यहाँ अकेले सारा दुख झेल रहे थे। बताइए, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मनोज जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए बोले, तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने कभी तुझे अपने से अलग माना है? अरे तू तो मेरी जान है, इसलिए तो मैंने तुझे नहीं बुलाया, क्योंकि मैं पहले ही अपने 2 बच्चे खो चुका हूँ और अब अपना आखिरी चिराग नहीं खोना चाहता, इसलिए मैंने तुझे हमेशा इन सब से अलग रखा। ये सुनकर अभिमन्यु बोला, डैड, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अर्जुन भैया को वापस ढूंढ कर ही लाऊंगा और आपका खोया हुआ साम्राज्य वापस लाकर आपको दूंगा। और रही बात उस तनेजा और थाईलैंड में बैठे उस डॉन जैक्सन की, तो अब उन दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किस परिवार से दुश्मनी ली है। मैं उन लोगों का एक शिकारी की तरह शिकार करूंगा और अब इस शहर में लड़ाइयां नहीं होंगी, अब होगा युद्ध। ये सुनकर मनोज जी के रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कोई डेविल हो। तभी मनोज जी ने अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मुझे पूरा यकीन है तू ये सब करके दिखाएगा। अभिमन्यु अब अपने मूड को हल्का करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी थैली से एक ब्लैक लेबल की बोतल निकाली, जिसे देखकर मनोज जी हंस पड़े और बोले, तू कभी नहीं सुधरेगा।
तभी वहां अक्षिता भी आ गई। वो अभिमन्यु और मनोज जी को क्वालिटी टाइम बिताने देना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप फिर से वहां से वापस चली गई। और जब तक वो वापस आई तब तक दोनों सो चुके थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये डॉक्टर कोट किसने डाला मुझ पर? अगले दिन अभिमन्यु जब सोकर उठा तो उसके ऊपर किसी ने डॉक्टर का कोट डाला हुआ था। अभिमन्यु ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर कोट को साइड में रख दिया। मनोज जी अब भी सो रहे थे, इसलिए वो चुपचाप उठकर पानी लेने चला गया। पानी लेने जैसे ही वो गैलरी में आया तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की आते हुए दिखाई दी। वो जैसे ही अभिमन्यु के सामने पहुंची तो वो रुक गई और बोली, हेलो, मेरा नाम साक्षी है। अभिमन्यु कुछ देर देखकर बोला, जरूर आप ही वो दयालु डॉक्टर होंगी जिन्होंने मुझ पर डॉक्टर कोट उड़ाया था, लेकिन आपको शायद भूलने की बीमारी है, इसलिए आप इतनी देर बाद कोट लेने आ रही हैं। भूलने की बीमारी की वजह से ही शायद आप अपना चश्मा भी भूल गई हैं। साक्षी ने कहा, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता कि मैं एक डॉक्टर हूं मिस्टर? अभिमन्यु ने कहा, मेरा नाम अभिमन्यु सिकरवार है और साफ है आप हॉस्पिटल में बिना कहीं देखे इसी तरफ आ रही हैं। जैसे आपको पता है कि आपको किस वार्ड से काम है, ऐसा सिर्फ एक डॉक्टर में देखा जाता है। और आपके दाएं हाथ की उंगलियों के बीच खून के 2 छोटे धब्बे हैं, जो कि साफ कहते हैं कि या तो आप डॉक्टर हैं या खूनी। और आपको देखकर डॉक्टर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूर आप किसी मरीज की चोट में दवाई या टांके लगा रही थी। वैसे आमतौर पर डॉक्टर अपने दस्ताने पहनते हैं जिससे खून के धब्बे हाथ में नहीं लगे, लेकिन आपके हाथ में लगे खून के धब्बे ये साफ कहते हैं कि आपने अपने दस्ताने खो दिए, जिसके बाद आपको बिना दस्ताने काम करना पड़ा। यही नहीं, आपके नाक के ऊपर हल्का दबाव का चिन्ह मैं देख सकता हूँ, जो अक्सर चश्मा पहनने से ही पड़ते हैं, लेकिन आप चश्मा नहीं पहने तो मतलब आप उसे भी ऑफिस में भूल आई। वैसे इतने खूबसूरत डॉक्टर को देखकर तो मरीज भी सब कुछ भूल जाते होंगे। अभिमन्यु की बात बहुत गौर से सुनने के बाद साक्षी ने कहा, वाह मिस्टर सिकरवार, आप कमाल के हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कल रात आप हॉस्पिटल में शराब पी रहे थे और मरीज को भी पिला रहे थे, जो कि अलाउड नहीं है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा कुछ न करें। और रही मेरे डॉक्टर कोट की, तो आपकी और आपके पिताजी की मैंने बातें सुन ली थी, इसलिए जब मैंने आपको ठंड में ठिठुरते देखा तो अपना कोट उठा दिया। अभिमन्यु ने कहा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा डॉक्टर। अभिमन्यु और साक्षी दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे और हंसी मजाक करते हुए वार्ड में पहुंचे तो वहां अक्षिता पहले से ही थी और मनोज जी भी जाग चुके थे। अक्षिता ने जब देखा कि अभिमन्यु और डॉक्टर फ्लर्ट कर रहे थे तो अक्षिता को हल्की सी जलन महसूस हुई। डॉक्टर ने मनोज जी को देखा और कुछ टैबलेट्स देकर चली गई। मनोज जी की नजरें अब अक्षिता की तरफ थीं, जो काफी शर्मीली नजरों से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। ये देखकर मनोज जी अपने मन में सोचने लगे, पिछले 1 साल से अक्षिता मेरे साथ है, लेकिन आज पहली बार इसे किसी को इस तरह देखते हुए देख रहा हूँ। लगता है इसे अभिमन्यु पसंद आ रहा है। मुझे इन दोनों को करीब आने का मौका देना चाहिए। इतना सोचकर मनोज जी बोले, अभिमन्यु, तुम लोग हॉस्पिटल कैंटीन में जाकर नाश्ता कर लो, अक्षिता ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ओके डैड। अभिमन्यु इतना बोलकर जाने लगा, तभी मनोज जी ने रुका। अरे अभिमन्यु, तू अक्षिता को भी ले जा, बेचारी तब से यहाँ मेरा ख्याल रख रही है, ये क्या भूखी रहेगी? अभिमन्यु ने चुपचाप सहमति में अपना सिर हिला दिया। फिर अभिमन्यु आगे बढ़ गया। तब मनोज जी ने कहा, अरे अभी कहा ना मैंने, इसे भी साथ लेकर जा। इस पर अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, अब क्या इसे गोद में उठाकर ले जाऊं? तुरंत ही मनोज जी ने कहा, बाप से जुबान लड़ाता है, यही संस्कार हो गए हैं ना विदेश में जाकर तेरे। मुझे कुछ नहीं सुनना, साथ में लेकर जा। अक्षिता एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अभिमन्यु के साथ चल पड़ी। अभिमन्यु और अक्षिता दोनों पहले चुपचाप चल रहे थे, लेकिन तभी अभिमन्यु बोला, वैसे तुमने मेरे डैड पर क्या जादू कर दिया है, जब देखो तुम्हारी तारीफ ही करते रहते हैं। अक्षिता ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, उन्हें बस अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान है। वो एक बुरे आदमी नहीं है जैसा सिस्टम उन्हें समझता है। चलते हुए अभिमन्यु ने पूछा, तो तुम यहाँ केयर टेकर की नौकरी करने कैसे आई? I mean, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? अभिमन्यु का सवाल सुनकर अक्षिता के चेहरे पर उदासी आ गई और उसने कहा, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा भाई है जो कि हॉस्टल में रहता है और मैं नौकरी करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। इस पर अभिमन्यु ने बोला, तुम काफी खूबसूरत हो, वैसे काफी टाइम लगता होगा तुम्हें मेकअप करने में। ये सुनते ही अक्षिता ने जोर से कहा, मेकअप? मैं मेकअप नहीं करती। अभिमन्यु ये सुनकर हंस रहा था, लेकिन तभी अभिमन्यु का फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ कीर्ति थी। उसने तुरंत बोला, हेलो अभिमन्यु, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारे टारगेट का नाम है राजेश।
और वो इंदौर किसी इन्वेस्टमेंट के चलते आया है। ग्रैंड होटल में रुका हुआ है, 7वां फ्लोर, रूम नंबर 45। अभिमन्यु ने तुरंत जवाब दिया, थैंक यू कीर्ति। फिर दूसरी तरफ से कीर्ति ने कहा, वैसे अभिमन्यु, मेरे साथ डिनर चलने का क्या? इस पर अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जल्दी चलेंगे कीर्ति। इतना बोलकर अभिमन्यु ने फोन काट दिया और अक्षिता की तरफ देखा। अक्षिता समझ चुकी थी कि अभिमन्यु को कहीं जाना था, इसलिए वो बस एक मुस्कान के साथ बोली, आप जा सकते हो, मैं कैंटीन जाकर खुद ही नाश्ता कर लूंगी। अभिमन्यु ने खुशी से अक्षिता को गले लगा लिया और वहां से चला गया। अक्षिता बस उसे जाते हुए देख रही थी, मानो कोई बच्चा अपने फेवरेट खिलौने को जाता हुआ देख रहा हो। अभिमन्यु एक अलग किस्म का लड़का था, वो जहां भी हो सब खुश नजर आते थे। अस्पताल से निकलकर अभिमन्यु सीधा ग्रैंड होटल पहुंचा, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और बोला, ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? अभिमन्यु ने तुरंत जवाब दिया, मुझे मिस्टर राजेश से मिलना है, 7वें फ्लोर पर, रूम नंबर 45। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, क्या काम है आपको? मुझे मेरे बॉस ने भेजा है, मुझे उन्हें मीटिंग की जानकारी देनी है और साथ ही उनका इंदौर में वेलकम करना है, आखिर वो हमारे मेहमान हैं। अभिमन्यु ने जल्दी से कहा। ये सुनकर गार्ड बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, उनका अच्छे से वेलकम करना, ठीक है जाओ, लेकिन यहाँ अपना नाम और एड्रेस लिख दो। अभिमन्यु नकली नाम और एड्रेस लिखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि ये लिस्ट कोई भी नहीं देखता। साथ ही अभिमन्यु अपने मन में सोच रहा था, वेलकम तो करना पड़ेगा राजेश जी का। फॉर्मेलिटी पूरी करके अभिमन्यु 7वें फ्लोर की तरफ बढ़ गया। वहीं राजेश के रूम में एक छोटे कपड़े पहने लड़की नाच रही थी और राजेश भी आधे कपड़े पहने बेड पर बैठा शराब पी रहा था। तभी कमरे की घंटी बजी और राजेश गुस्से में बोला, लगता है कोई रूम सर्विस वाला होगा, बेबी तुम जाकर फ्रेश हो लो तब तक, फिर खाना खाकर हम दोनों अपना मेन कोर्स शुरू करेंगे। ये बोलकर राजेश ने एक भद्दी हंसी के साथ तौलिया लपेट लिया। वो लड़की भी ठुमकती हुई बाथरूम की ओर चली गई और राजेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक लगभग 6 फीट का लड़का खड़ा पाया। थोड़ी देर तो राजेश को पहचानने में देर लगी, लेकिन उसने फिर तुरंत पहचान लिया कि ये वही लड़का था जो उसके साथ प्लेन में बैठा था और उसने उसे गुंडों से पिटवाया था। वैसे तो राजेश इस लड़के को मजा चखाना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु की उस प्लेन में लड़ाई से राजेश के रोंगटे खड़े हो गए थे और अब जब वो लड़का उसके सामने था तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो घबराई हुई आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली? अभिमन्यु ने कहा, मेहमान को पहले अंदर तो बुलाओ मिस्टर राजेश। क्या यार, तुम भी प्लेन के बाद मिले ही नहीं, तो सोचा मैं ही तुमसे मिलने चला आऊं। इतना बोलकर अभिमन्यु खुद ही कमरे के अंदर आ गया और फिर दरवाजा बंद कर दिया, जिसे देखकर राजेश घबराने लगा और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? अभिमन्यु बोला, मिस्टर राजेश, आप पहली बार इंदौर आए हैं तो आपका वेलकम तो करना बनता है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात बोली, राजेश ने तुरंत भागकर फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसको लात मारकर बेड पर गिरा दिया। अभिमन्यु अब उसके ऊपर बैठ गया और तब तक उसको पीटता रहा जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगा। तभी आवाज सुनकर बाथरूम से वो लड़की निकली जो कि लड़ाई देखकर चीखने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने अभिमन्यु का चेहरा देखा तो वो अपनी आवाज ही नहीं निकाल पाई, बस डरी सहमी वहीं बैठ गई, क्योंकि वो जान गई थी कि अगर वो आवाज निकालेगी तो उसका भी यही हाल हो सकता था। अभिमन्यु ने राजेश को उठाकर फर्श पर पटक दिया। तभी राजेश दर्द से कराह कर बोला, आखिर तुम मुझे पीट क्यों रहे हो? मैंने किया क्या है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अभिमन्यु ने ये सुनकर पहले तो उसके चेहरे पर अपनी लात रखी और फिर बोला, जिस बूढ़े आदमी को तूने एयरपोर्ट पर धक्का लगने की वजह से पीटा था ना, वो कोई और नहीं, मेरे डैड है, और उन्हें पीट कर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। राजेश गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखिए मुझे जान से मत मारो, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, आपको पैसा चाहिए ना इलाज के लिए तो ले लीजिए। इतना बोलकर राजेश जल्दी से उठ बैठा और उसने नोटों की एक गड्डी उठाकर अभिमन्यु को डरते हुए दे दी। अभिमन्यु ने नोट की गड्डी को लेकर एक और मुक्का उस पर जड़ दिया और बोला, इतना काफी नहीं है बे, तुझे आकर मेरे पिताजी से माफी मांगनी होगी, समझा? राजेश ने तुरंत कहा, हाँ जैसा आप कहें, मैं कल ही आकर आपके पिताजी से माफी मांगूंगा, और कल ही क्या, आज ही आकर मांगूंगा, आप फिक्र न करें। ये सुनकर अभिमन्यु वहां से चला गया। राजेश ने अपना खून बंद करने के लिए तौलिए से मुंह को ढक लिया। उसने लड़की को वहां से जाने का इशारा किया और लड़की भी इशारा पाकर वहां से निकल गई। और फिर राजेश ने पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में वहां 2 पुलिस वाले आ गए, जिसमें से एक पाखी थी और दूसरा उसका साथी यमन, जो कि हमेशा पाखी को इम्प्रेस करने में लगा रहता था। दोनों आकर पहले तो राजेश से पूछताछ करने लगे। तो राजेश जी, आप पर यह हमला क्यों हुआ? कोई पुराना दुश्मन? राजेश ने कहा, नहीं, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, ये सब लूटपाट के इरादे से हुआ। वो मेरा पैसा लेकर चला गया
और जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया था तब उसने मुझे कुत्ते की तरह पीटा। इस पर पाखी बोली, अच्छा ठीक है राजेश जी, वो आपका कितना पैसा लेकर गया है? राजेश ने रोने की आवाज में कहा, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए इंस्पेक्टर। तब पाखी ने यमन से कहा, पता करो कि इस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा है क्या? जल्दी ही वे दोनों बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे और उन्होंने देखा कि सिर्फ अभिमन्यु ही था जो राजेश के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। और पाखी अभिमन्यु का चेहरा देखकर तुरंत पहचान गई कि ये वही लड़का था जो तलाशी लेने के समय नंगा होने लगा था। इसलिए वो गुस्से से बोली, ये जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। इतना बोलकर वहां से दोनों पुलिस वाले चले गए। दूसरी तरफ अभिमन्यु वापस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से 7 गुंडे उतरे, जिसमें से कल वाला वो चोर भी था। अभिमन्यु समझ गया कि ऐसे छोटे मोटे चोरों को वैसे भी पुलिस वाले ज्यादा समय के लिए जेल में नहीं रखते और जरूर ये उस दिन का बदला लेने के लिए लड़के लेकर आया है। उन गुंडों का बॉस बोला, अबे ओ लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की? हाँ, क्या तुझे पता नहीं हम कौन हैं? तनेजा भाई के आदमी है, किसी की हिम्मत नहीं है हम पर हमला करने की, समझा? और तूने मेरे आदमी को पकड़वाया, अब तेरी खातिरदारी तो करनी ही होगी। अभिमन्यु ये सब सुन रहा था और वो हंसकर बोला, अबे यार, मैंने इसे नहीं पकड़वाया, ये खुद ही मेरे सामने आकर गिर पड़ा। अब अपनी गैंग में ऐसे बेवकूफ भर्ती करोगे तो पकड़े तो जाएंगे ही ना। ये सुनकर उस गुंडे ने कहा, भर्ती? ये मेरा भाई है और अब तो तू गया। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, उप्स, भाई है? अरे तुम काम वाम सिखाओ ना इसे सही से, इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा तो नाम बर्बाद होगा ना। ये सुनकर सभी गुंडे अभिमन्यु की तरफ दौड़ लगाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते, एक बिजली सी उनके सामने से गुजर गई और सभी जमीन पर धराशायी हो गए। सभी के हाथ पैर ऐसे दर्द में जम गए जैसे कि उन्हें लकवा मार गया हो। अभिमन्यु उसी बॉस के ऊपर बैठकर बोला, तुम लोग सोच रहे होगे कि हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैंने तुम सभी के शरीर के एक्टिव पॉइंट को अपने हाथ से बंद कर दिए, जिससे तुम्हें लकवे जैसा महसूस हो रहा है। और हाँ, अब मैं तुम लोगों की कार लेकर जा रहा हूँ, इसके पैसे लेकर आना और कार वापस लेके जाना, ठीक है? समझे? अभिमन्यु उनकी कार लेकर वहां से चला गया और हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां मनोज जी काफी दुखी नजर आ रहे थे। अक्षिता एक कुर्सी पर बैठी उनके लिए गर्म पानी में सूप मिक्स कर रही थी। अभिमन्यु उनके पास आकर बोला, क्या हुआ डैड, आप दुखी नजर आ रहे हैं, कोई बात है क्या? मनोज जी ने कहा, मैंने 3 महीने से किसी की सैलरी नहीं दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अब सब काम छोड़कर चले न जाएं। उसकी आप टेंशन मत लीजिए डैड। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और अक्षिता से बोला, हे ब्यूटी, क्या ये पैसे तुम रामू काका तक पहुंचा सकती हो? अक्षिता ने ऊंची आवाज में कहा, क्या आप मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते? ये सुनकर मनोज जी मुस्कुराकर बोले, क्यों बेचारी को छेड़ रहा है? बेटा अक्षिता, तुम प्लीज इन पैसों को ले जाकर रामू काका को दे देना, वो सब में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हाँ, तुम भी अपनी सैलरी ले लेना। मैं जानता हूँ तुम्हारे छोटे भाई को हॉस्टल में पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इस पर अक्षिता ने कहा, लेकिन आप हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में मैं अपनी सैलरी नहीं ले सकती। अभी आपने हॉस्पिटल की फीस नहीं दी है और हमें नहीं पता कि कितना बिल बना है, और अच्छा ही है आप कुछ पैसे अपने पास रखें। अभिमन्यु ये सुनकर अक्षिता से काफी इम्प्रेस था। फिर वो हंसकर बोला, ओह हेलो, उन सब का इंतजाम भी होगा, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। जैसे ये पैसे आए वैसे ही आगे भी आ जाएंगे। अब मनोज जी उठ बैठे और बोले, तुम दोनों एक काम करो कि तुम दोनों वापस हवेली लौट जाओ, क्योंकि मैं यहाँ डॉक्टर की निगरानी में सेफ हूँ और कम से कम ये लोग मुझे 2 दिन और रखेंगे, तो तुम बेकार में ही यहाँ परेशान हो रहे हो। तो तुम दोनों जाओ, और तुम तब से घर नहीं गए हो, रामू भी परेशान हो रहा होगा, समझे? अभिमन्यु और अक्षिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास मनोज जी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए दोनों हवेली की तरफ निकल गए। क्या आप बचपन में छत से नीचे गिर पड़े थे? हमेशा टेढ़ी बातें करते हो। अक्षिता और अभिमन्यु दोनों कार में बैठे हुए थे और अक्षिता के इस सवाल को सुनकर अभिमन्यु पहले तो मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छा, अगर मैं छत से नीचे गिरा था तो तू पक्का उल्टा पैदा हुई थी। अक्षिता ने गुस्से से कहा, आपको तो लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अक्षिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, लड़की? लेकिन है कहां लड़की? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और अक्षिता को सच में गुस्सा आ गया और उसने कहा, शट अप। ये सुनकर अभिमन्यु और जोर से हंसने लगा और बोला, वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आप क्यों पूछ रहे हो? अक्षिता के सवाल पर अभिमन्यु ने कहा, अरे ऐसे ही यार, जस्ट पूछ रहा हूं। इस पर अक्षिता ने मुंह बनाकर बोला, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा,
मुझे लगा ही था मिस अक्षिता। तुरंत ही अक्षिता ने भी पलट कर पूछा, अच्छा, और क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में कहा, गर्लफ्रेंड? टाइम ही नहीं मिला कभी किसी से प्यार करने का मिस अक्षिता। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए हवेली पहुंच गए। रात हो चुकी थी, इसलिए रामू काका ने डिनर तैयार कर दिया था और दोनों ने डिनर करने के बाद सोने का सोचा। अभिमन्यु काफी थक चुका था, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसने किसी तरह की चीखने की आवाज सुनी तो वो दौड़कर आवाज की तरफ गया। जैसे ही उसने कमरा खोलकर देखा तो फर्श पर पानी गिरा हुआ था और अभिमन्यु फिसलता हुआ अक्षिता के ऊपर जा गिरा, जो कि बेड पर डरी सहमी बैठी हुई थी। अभिमन्यु इतनी जोर से अक्षिता से टकराया कि अक्षिता को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अक्षिता के होठ अभिमन्यु के होठों से टकरा चुके थे। अक्षिता की आंखें बड़ी हो चुकी थीं और अभिमन्यु तो मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हो। अभिमन्यु के हाथ अपने आप अक्षिता की कमर को पकड़ चुके थे और उसका शरीर अक्षिता के शरीर के ऊपर था। जब तक अक्षिता को कुछ समझ आता कि वो अभिमन्यु को किस कर रही थी, तब तक वो भी एक सदमे में चली गई। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने अपनी पूरी ताकत से अभिमन्यु को दूर धकेलने की कोशिश की और गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु ने कहा, मैं तो यहाँ तुम्हारी चीख सुनकर आ गया। आखिर तुम चिल्लाई क्यों? और फर्श पर पानी कैसे गिरा हुआ है? अक्षिता ने डरते हुए कहा, वो सामने देखो चूहा, उसने मेरा पानी वाला गिलास टेबल से नीचे गिरा दिया और मैं उसी से डर कर चीखी थी। इस पर अभिमन्यु ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो क्या? भला कोई चूहे से भी डरता है? हद है यार, कैसी लड़की हो तुम। अब अक्षिता को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, जैसी तुम्हें दिखाई दे रही हूं वैसी ही हूं, अब जाकर चूहे को भगाओ। अक्षिता की बात सुनकर अभिमन्यु उठ बैठा और जल्दी से चूहे की तरफ भागा तो वो बेड के नीचे भागा और उसे पकड़ने के लिए अभिमन्यु ने छलांग लगा दी और जाकर फिर अक्षिता के ऊपर गिरा। धड़ाम! दोनों जैसे ही बेड पर गिरे, फिर से अभिमन्यु के होठ अक्षिता के होठ के ऊपर थे, लेकिन इस बार अक्षिता की आंखें बंद थीं और बेड टूट चुका था, जिसकी वजह से धड़ाम की आवाज आई थी। अभिमन्यु ने हल्के से अक्षिता के होठों को चूसना शुरू किया। अक्षिता भी मानो अभिमन्यु के टच में खो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर 1 मिनट ही रुक पाए थे कि तभी कमरे में रामू काका आ गए और उन्होंने उन दोनों को एक दूसरे से लिपट कर देखा तो खांसने लगे, जिसे सुनकर दोनों एकदम से उठ खड़े हुए और अभिमन्यु जल्दी से बोला, आप जैसा सोच रहे हैं काका वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो इसकी चीखने की आवाज सुनकर मैं इसके कमरे में आया और चूहे को पकड़ने के चक्कर में बेड पर गिर पड़ा। हाँ काका, अक्षिता ने घबराई हुई आवाज में बोला। अभिमन्यु हड़बड़ी में कुछ न कुछ बोले जा रहा था, जिसे सुनकर पहले तो रामू काका हंसने लगे और फिर अभिमन्यु खुद भी हंसने लगा, लेकिन अक्षिता वहां से शर्माकर दूसरे कमरे में भाग गई। सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी भी खिलाई थी। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। अभिमन्यु कल रात के एक्सीडेंट के लिए अक्षिता से सॉरी बोलना चाहता था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट की टेबल पर अक्षिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी ऊपर से आती अक्षिता नजर आई, जिसने हरे रंग का सूट पहना हुआ और हल्का मेकअप किया हुआ था। उतरते हुए वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, इसलिए जैसे ही वो टेबल पर बैठी तभी अभिमन्यु बोला, मेरा कत्ल हो जाए, तुम्हें उसी रूप में देखना है। सुनो, बसंत आ रहा है, तुम्हें सूट में देखना है। ये सुनकर अक्षिता शर्मा गई और नजरें नीचे करके ब्रेकफास्ट करने लगी कि तभी हवेली में 2 पुलिस वाले आए। अभिमन्यु को पाखी को पहचानने में देर न लगी। पाखी ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा तो तुरंत बोली, मैंने बोला था ना मेरे पल्ले मत पड़ना, वरना अगली बार छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तू जरूर कोई न कोई बदमाश जरूर होगा। अभिमन्यु ने नाश्ता खाते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है पाखी जी? पाखी ने गुस्से से कहा, किया क्या है? इंदौर में आने वाले बिजनेसमैन को डरा धमका कर उसके पैसे लूट लिए और अब बोल रहा है किया क्या है? इस पर अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है पाखी जी। उसने मेरे पिताजी को पीटा था तो मैं उसे समझाने गया था कि वो मेरे पिता से आकर सॉरी बोले। पाखी ने अभिमन्यु के पास जाकर कहा, अच्छा, जो भी बोलना है थाने जाकर बोलना, चलो। इतना सुनते ही यमन ने तुरंत अभिमन्यु के हाथ में हथकड़ी डाल दी और अभिमन्यु अक्षिता की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि अक्षिता की आंखों में आंसू थे, जबकि अक्षिता रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अक्षिता का मन अब अभिमन्यु का हो चुका था और वो न चाहते हुए भी रो रही थी। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर बोला, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, और हाँ, डैड को कुछ मत बताना, वो परेशान होंगे, ठीक है? ये सुनकर अक्षिता ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु उन दोनों के साथ पुलिस जीप में बैठ गया और पाखी की कमर की तरफ देखने लगा। तभी पाखी ने गुस्से में बोला, ए, क्या देख रहा है? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुमने अपना शरीर काफी मेंटेन करके रखा हुआ है, जिम जाती हो क्या? पाखी ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं मिस्टर। अभिमन्यु ने कहा, मेरा नाम अभिमन्यु सिकरवार है। तभी यमन ने कहा, हाँ हाँ मिस्टर अभिमन्यु, अपने काम से काम रखो।
तभी अभिमन्यु ने कहा, वैसे तुम्हारी कमर 30 इंच की तो होगी ही, है ना? ये सुनते ही पाखी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभिमन्यु, मैं तेरा वो हाल करूंगी। अभिमन्यु ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करके देख लेना मिस पाखी। तभी यमन बीच में बोला, मिस पाखी, इसे थाने ले चलते हैं, फिर इसे वहीं पर सीधा करेंगे। अभिमन्यु ये सुनकर हंस पड़ा और अपने पैर फैलाकर आंखें बंद कर ली, मानो थाने जाना उसका रोज का काम था। अभिमन्यु का ऐसा व्यवहार देखकर पाखी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन पाखी की आंखों से अभी भी अभिमन्यु की वो 6 एब्स वाली बॉडी नहीं जा रही थी। लेकिन वो गुंडों को सबक सिखाने के लिए पूरे इंदौर में फेमस थी। पाखी की खासियत थी कि वो बहुत क्रूर थी और मुजरिमों पर बिल्कुल भी दया नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद सभी थाने पहुंच गए और जैसे ही पाखी थाने के अंदर पहुंची तो सभी पाखी का चेहरा देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने पाखी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो बस देख रहे थे कि हथकड़ी से बंधा एक खूबसूरत नौजवान उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। पाखी किसी से बिना कुछ कहे ही अभिमन्यु को पूछताछ केंद्र में ले गई। पूछताछ केंद्र में अभिमन्यु टेबल के दूसरी तरफ बैठ गया और पाखी उसके सामने बैठ गई और बोली, नाम? अभिमन्यु ने कहा, अभिमन्यु सिकरवार पाखी जी। अभी तो बताया, याददाश्त कमजोर है क्या आपकी? पाखी ने अभिमन्यु की बात को इग्नोर किया और आगे पूछा, क्या करते हो? अभिमन्यु ने उसी भाव से जवाब दिया, कुछ भी नहीं पाखी जी। पाखी ने रजिस्टर पर नजरें गड़ाकर आगे पूछा, मतलब बेरोजगार हो? खैर, तुमने उस बिजनेसमैन राजेश को क्यों पीटा? मैंने उसे मारा नहीं, वो तो खुद फर्श पर फिसल कर गिर गया और मैंने पहले ही बताया कि उसने मेरे डैड को एयरपोर्ट पर मारा था, इसलिए मैं उसे कहने गया था कि वो मेरे डैड से आकर सॉरी बोले। अभिमन्यु की बात सुनकर पाखी ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, हमने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि तुम उसके कमरे में गए थे। इस पर अभिमन्यु ने कहा, मिस पाखी जी, क्या आपने सीसीटीवी कैमरे में मुझे देखा राजेश जी को पीटे हुए? अब पाखी के पास कोई जवाब नहीं था और उसने कहा, नहीं, लेकिन अभिमन्यु ने आगे कहा, मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने राजेश को पीटा, तो आप पहले सबूत ले आइए, ठीक है? किसी के सिर्फ झूठे आरोप लगाने से किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना पाखी जी? पाखी थोड़ी देर तक सोचने लगी, फिर एकदम से बोली, अच्छा, वैसे तुम मेरी कमर को बार बार क्यों देखते हो? अभिमन्यु ने कहा, देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा पाखी जी, लेकिन आपकी कमर तो लाजवाब है, मन करता है बस पकड़ ही लूं। यह सुनते ही पाखी के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, पकड़ो। क्या? अभिमन्यु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पाखी सच में उसे अपनी कमर पकड़ने को कह रही थी, और अभिमन्यु इतना शरीफ नहीं था कि वो इतना अच्छा मौका छोड़ देता। इसलिए उसने तुरंत पाखी की कमर को पकड़ लिया और हल्के से फिंच किया, जिससे पाखी की एक आह निकल गई। वो तुरंत पीछे हटी और बोली, मिस्टर सिकरवार, आपको पुलिस लेडी एसआई को छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान था। आखिर वो पाखी के बिछाए जाल में फंस गया था। एक छोटी बिल्ली ने शेरनी बनकर शेर का शिकार कर लिया था, इसलिए अभिमन्यु बोला, चालाक लोमड़ी। इस पर पाखी ने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने मुझे? अगले ही पल अभिमन्यु ने कहा, देखिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, रहम कीजिए मुझ पर। यह सुनकर पाखी को अच्छा लग रहा था। आखिर उसने अभिमन्यु की अकड़ तोड़ ही दी थी, इसलिए पाखी बोली, अभी मेरा तेरे से मन भरा नहीं है, जब भर जाएगा तब छोड़ दूंगी। पाखी इतना बोलकर पूछताछ केंद्र से जाने लगी कि तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और फिर एक झटके से दीवार से सटा दिया। अब पाखी अभिमन्यु के हाथों के बीच फंसी हुई थी और वो अभिमन्यु की गर्म सांसें भी महसूस कर पा रही थी। वो हकलाकर बोली, ये क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो। अभिमन्यु ने कहा, देखिए मिस पाखी, आप मुझ पर झूठा छेड़खानी का आरोप लगाकर गिरफ्तार तो करने ही वाली हैं, तो क्यों ना मैं आपको सच में छेड़ दूं। ये सुनकर पाखी हैरान हो गई और उसने कहा, क्या मतलब? पाखी इतना बोल पाई थी कि अभिमन्यु ने अपने होठ पाखी के होठ पर रख दिए और हल्के हल्के उन्हें चूसने लगा। पाखी के आंसू निकल आए थे, क्योंकि वो अपनी पहली किस किसी गुंडे के साथ नहीं करना चाहती थी। हर लड़की के लिए उसकी पहली किस बहुत खास है। ऐसे में किसी अनजान के साथ करना न सिर्फ बुरा था, बल्कि बहुत अजीब भी था। कुछ ही देर में अपने होठ पोंछते हुए अभिमन्यु पीछे हट गया और पाखी रोते हुए पूछताछ केंद्र से बाहर आ गई। अभिमन्यु ने एकदम से बोला, अब इसको क्या हुआ? क्या मैं इतना बुरा? फिर अभिमन्यु ने सोचा कि अगली बार जब वो आएगी तब वो उसे सॉरी बोल देगा। दूसरी तरफ पाखी की आंखों में आंसू देखकर यमन बोला, क्या हुआ मिस वित्तल? क्या उसने आपको चोट पहुंचाई? पाखी ने गुस्से से कहा, मुझसे दूर हो जाओ अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। इतना बोलकर पाखी थाने से बाहर चली गई। यमन गुस्से में पूछताछ केंद्र आ गया और बोला, अबे ओ लफंगे, बता
तूने मिस पाखी को क्या बोला जो वो इतना बुरा मान गई? इस पर अभिमन्यु ने शांति से कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने किस करने को बोला तो मैंने किस कर लिया। यह सुनकर यमन के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने पाखी को किस किया? वो सिर्फ मेरी है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर यमन अभिमन्यु को नीचे कोठरी में ले गया। जिस काल कोठरी में सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, अभिमन्यु को भी उसी में डाल दिया। अभिमन्यु पहले थोड़ी देर चीखा, मुझे बाहर निकालो, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन यमन और बाकी पुलिस वालों ने बाकी कैदियों को इशारा किया, जिससे साफ था कि बाकी सभी कैदी अभिमन्यु को बुरी तरह न सिर्फ पीट सकते थे बल्कि उसका खून भी कर दें तो भी पुलिस सुबह से पहले वहां नहीं आएगी। यमन और पुलिस वाले इशारा देकर वहां से चले गए। अभिमन्यु ने अपने चारों तरफ देखा तो वहां 5 गुंडे थे, जिसमें से एक खाट पर लेटा हुआ था, बाकी सभी नीचे लेटे और बैठे हुए थे। जिसे देखकर अभिमन्यु पहले थोड़ा हिचकिचाया कि वो क्या कहे। वो मुस्कुराकर बोला, आप लोग तो काफी तंदुरुस्त लग रहे हो, जेल में चिकन शिकन भी मिलता है क्या? हाँ मिलता है ना, जीता जागता चिकन, जिसकी खाल उधेड़ना हमारा काम है। खाट वाला गुंडा उठकर बोला और फिर अभिमन्यु के सामने आकर खड़ा हो गया। बाकी सभी गुंडे भी उसके पीछे खड़े होकर ये बात सुनकर हंस रहे थे। फिर वो गुंडा बोला, हमारे सामने पहले झुक, समझा? अभिमन्यु बिना कहे झुक गया, लेकिन तभी उस गुंडे ने लात दे मारी, जिससे अभिमन्यु की नाक से हल्का सा खून निकल गया। अभिमन्यु सलाखों के पास आया और चिल्लाकर बोला, मुझे बचाओ, ये गुंडे मुझे पीट रहे हैं, कोई है, अरे कोई तो बचाओ। यह आवाज सुनकर ऊपर थाने के पुलिस वाले खुश हो रहे थे। आखिरकार अब अभिमन्यु को मजा मिलने वाला था। सभी पाखी के आंसू का बदला लेना चाहते थे। जब अभिमन्यु ने देखा कि नीचे कोठरी में कोई पुलिस वाला था ही नहीं और कोई भी नीचे नहीं आने वाला था सुबह से पहले, तो वो हंस पड़ा और पीछे मुड़कर बोला, उन बेवकूफों को तुम्हें मेरे साथ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब क्या है ना, मैं तुम लोगों की वो हालत करूंगा जैसा तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर उस गुंडे ने कहा, अब हम लोग पुलिस की 3rd डिग्री भी झेल जाते हैं, और वैसे भी तो जैसा बिद्दी हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, मैं पुलिस से बहुत ऊपर की चीज हूँ बच्चों, अभी कुछ देर में तुम लोग समझ जाओगे। इतना बोलकर अभिमन्यु उन गुंडों पर टूट पड़ा। सभी को अभिमन्यु इतना पीटता है कि उनकी चीखें ही निकल पा रही थी। कोई अपने बचाव में आवाज तक नहीं लगा पा रहा था। सभी अभिमन्यु के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ कर दो, आप जो भी हो हम सब आपके चेले, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। अभिमन्यु ये सुनकर रुक गया और खाट पर लेटते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोना चाहता हूँ, तुम मेरे हाथ पैर दबाओ, और हाँ याद रखना, जो भी रुका वो पिटाई के लिए तैयार रहे। फिर सभी गुंडे अभिमन्यु के हाथ पैर दबाने लगे। अक्षता अभिमन्यु को लेकर काफी परेशान थी, इसलिए उससे रुका नहीं गया और वो हॉस्पिटल गई और मनोज जी को सब सच बता दिया कि कैसे पुलिस वाले अभिमन्यु को अपने साथ ले गए हैं। मनोज जी पहले तो काफी परेशान हुए और एक सोच में डूब गए, फिर अचानक जोश में बोले, अब एक ही आदमी अभिमन्यु को जेल से छुड़ा सकता है, और वो है अभिमन्यु का बचपन का दोस्त जगजीत। अक्षता ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं था। जगजीत सुरक्षा ब्यूरो के चीफ थे और उनका अभिमन्यु के साथ कनेक्शन होना अक्षता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुरंत ही मनोज जी ने जगजीत को फोन मिलाया। जी, मैं सुरक्षा ब्यूरो चीफ जगजीत बात कर रहा हूँ, और आप कौन? जगजीत ने फोन पर पूछा। शहर में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा था, इसलिए जगजीत के पास बहुत काम था, और ऐसे में वैसे तो ज्यादातर लोगों के फोन वो अवॉइड करता था, लेकिन एक अनजान कॉल लगातार आ रही थी, इसलिए जगजीत ने फोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ पहले तो एक खामोशी सी महसूस हुई, फिर एक खांसी के साथ किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई। बेटा, मैं मनोज सिकरवार बात कर रहा हूँ, अभिमन्यु का पिता। क्या तुम्हें अभिमन्यु याद है? जैसे ही जगजीत ने अभिमन्यु का नाम सुना, उसका चेहरा चमक उठा। उसने कहा, अभिमन्यु, कैसे भूल सकता हूँ मैं उसको अंकल, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा स्कूल का बस वो ही एक दोस्त है जिसने मेरे लिए वो सब किया, जिसकी वजह से आज मैं सुरक्षा ब्यूरो का चीफ हूँ। अंकल, मैं एक गरीब परिवार से था और मेरी माँ सब्जी बेचकर घर का गुजारा चलाती थी। यही नहीं, गरीबी इतनी थी कि उस दिन मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ रो रहा था, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था और उस साल स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला था, जिसमें मेरी आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया जाता। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस साल की स्कूल फीस मैंने नहीं दी थी, जो कि भरना जरूरी था। फीस की रकम इतनी ज्यादा नहीं थी, मात्र 700 रुपए ही थी। लेकिन उस समय मेरा परिवार एक वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहा था, तो मैं इतनी रकम भी कैसे लेकर आता। लेकिन उसी वक्त क्लास में अभिमन्यु आया और उसने मुझे देखते ही समझ लिया कि माजरा क्या था। जगजीत ने आगे कहा, अभिमन्यु पहले से ही आपके पैसे लेकर मेरी मदद करता था,
लेकिन उस दिन पहली बार उसने आपके पर्स से चोरी की और मेरे लिए पैसे लेकर आया। उस दिन आपने उसे पहली बार डांटा था क्योंकि उसने झूठ बोला अंकल आपसे कि वो पैसे जुए में हार गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने मेरी पूरे साल की फीस दे दी थी और मुझे स्कॉलरशिप फॉर्म मिला। यही नहीं, जहाँ मेरा स्कॉलरशिप एग्जाम सेंटर पड़ा था वहाँ भी अभिमन्यु मुझे अपने साथ लेकर गया था और एग्जाम दिलवाया था। जगजीत ने भावुक होकर आगे कहा, मुझे उस साल स्कॉलरशिप मिली और जब रिजल्ट आया था तब बारिश हो रही थी। मैं तो खुशी में रो रहा था, लेकिन अभिमन्यु सामने खड़ा नाच रहा था। उसी स्कॉलरशिप के दम पर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की और सुरक्षा ब्यूरो चीफ बना। लेकिन अंकल, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? I mean, ये तो मेरे घर का नंबर है जो कि किसी के पास नहीं है। मनोज जी ये सुनकर पहले तो खामोश रहे और फिर बोले, बेटा, जिस दिन मैंने अभिमन्यु को बैंकॉक भेजा था उसी दिन उसने तुम्हारा नंबर मुझे दिया था और उसने मुझे ये नंबर देते हुए कहा था कि जब भी आप किसी परेशानी में पड़ो तो इस नंबर पर कॉल करना। ये मेरे बचपन का दोस्त है जगजीत। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया तो पता चला अब तुम सुरक्षा ब्यूरो के चीफ बन चुके हो। तो बस ये समझ लो आज एक परेशानी आ चुकी है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जगजीत ने पूछा, अंकल बोलिए ना, कैसी मदद चाहिए? आप मुझे अपना बेटा ही समझो। अभिमन्यु के इतने एहसान हैं कि आपकी पूरी जिंदगी सेवा करके भी चुका नहीं सकता हूँ मैं। मनोज जी ने कहा, बेटा, अभिमन्यु कुछ दिन पहले ही इंडिया वापस आया है और यहाँ उसे किसी झूठे केस में पकड़कर पुलिस साउथ ब्लॉक थाने ले गई है। तुम उसे वहाँ से बाहर निकाल लो। जगजीत ने कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं अभिमन्यु के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आप टेंशन फ्री हो जाएं। कल अभिमन्यु आपके पास होगा। इतना बोलकर जगजीत ने फोन काट दिया और तुरंत फोन साउथ ब्लॉक थाने में लगाया, जहाँ पर फोन उस थाने के इंस्पेक्टर ने उठाया और वो बोला, जय हिंद सर, इतनी रात को आपका फोन, कोई बात है क्या सर? जगजीत ने पूछा, इंस्पेक्टर किरण, क्या तुम्हारे थाने में किसी अभिमन्यु नाम के लड़के को पकड़ कर लाए हैं? किरण की समझ में नहीं आया कि भला जिले के सुरक्षा ब्यूरो चीफ को एक मामूली गुंडे में क्या रुचि हो सकती थी। उसने कहा, जी सर, एक लड़के को लाए तो हैं। जगजीत ने पूछा, किरण, उस पर क्या चार्ज है? सर, उसने दिल्ली से आए एक बिजनेसमैन राजेश को पैसों के लिए मारा और धमकाया भी। किरण ने बताया। जगजीत ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो मुझे उस बिजनेसमैन का नंबर और पता दो जल्दी। अभी देता हूँ सर। कहकर किरण ने फाइल से निकालकर राजेश का नंबर और जिस होटल में वो ठहरा था उसकी जानकारी जगजीत को दे दी। इसके बाद जगजीत ने फिर से मनोज जी के पास फोन मिलाया और बोला, हेलो अंकल, क्या आप किसी राजेश नाम के बिजनेसमैन को जानते हैं? दरअसल उसने कंप्लेंट की है अभिमन्यु के खिलाफ। मनोज ने कहा, बेटा, शायद ये वही बिजनेसमैन है जो मुझसे एयरपोर्ट पर टकराया था और गुस्से से मुझ पर हमला कर दिया था। उससे सॉरी बुलवाने के लिए अभिमन्यु उसके पास गया था। मैं पूरा मैटर समझ गया अंकल, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर जगजीत ने फोन रख दिया। अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर जगजीत ग्रैंड होटल पहुंचा, जहां पर राजेश किसी काम से बाहर जाने वाला था। लेकिन जगजीत को कमरे के बाहर देखकर पहले तो चौंक गया और फिर घबरा कर पूछा, जी आप कौन? मिस्टर राजेश, मैं इस शहर का सुरक्षा ब्यूरो चीफ हूँ। दरअसल आपसे उस लड़के अभिमन्यु के बारे में बात करने आया हूँ, जगजीत ने बताया। ये सुनकर राजेश और घबरा गया और अपने मन में सोचा, इतने छोटे केस के लिए भला इतना बड़ा ऑफिसर क्यों आया है? राजेश को चुप खड़ा देखकर जगजीत खुद ही कमरे के अंदर चला गया और बोला, देखिए मिस्टर राजेश, आप जैसे बिजनेसमैन के इंदौर शहर में इन्वेस्ट करने से इंदौर डेवलप होगा और मैं माफी मांगता हूँ कि आप इंदौर आए और आप पर हमला हुआ और आपसे पैसे लूटे गए। कोई बात नहीं सर, पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है, उसे सजा मिल जाए बस इतना काफी है, राजेश ने कहा। मिस्टर राजेश, दरअसल वो लड़का अभिमन्यु मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो बेवजह किसी पर हमला नहीं करेगा और वो किसी से पैसे लूटने का काम तो कर ही नहीं सकता है। उसका खून कुछ ज्यादा गर्म है और अपने पिताजी की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे पता है कि आपने उसके पिताजी के साथ बदसलूकी की थी और उन्हें घायल कर दिया था, जिस वजह से वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके पिता मेरे पिता समान है, आपने उनकी बेइज्जती की है, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं फिर भी ठंडे दिमाग से आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना ये केस वापस ले लें और हॉस्पिटल जाकर उनसे माफी मांगें, वरना इस केस को मुझे खुद लेना पड़ेगा और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। राजेश को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का सुरक्षा ब्यूरो चीफ का भाई हो सकता था। राजेश अब घबरा रहा था, इसलिए वो बोला, सर मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। मैं लिखित में अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा और आज ही मैं हॉस्पिटल जाकर उनसे माफी भी मांग लूंगा। जगजीत ने कहा, वेरी गुड मिस्टर राजेश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इसके बाद राजेश ने लिखित में कंप्लेंट वापस ले ली। दूसरी तरफ पाखी जैसे ही थाने पहुंची, उसके पास तुरंत शिखर आ गया और बोला, पाखी, हम सब ने तुम्हारी बेइज्जती का बदला ले लिया है
कल रात हमने उसे सबसे खतरनाक कैदियों के साथ लॉकअप में बंद कर दिया था। अब तक उसकी अकल ठिकाने आ चुकी होगी। बाकी बिना कुछ बोले नीचे कोठरी में जाने लगी। शिखर और एक हवलदार भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। बाकी जब वहां नीचे पहुंची तो अभिमन्यु आराम से लेटा हुआ था और बाकी कैदी उसकी सेवा कर रहे थे, मानो अभिमन्यु वहां सबका मेहमान हो। शिखर और हवलदार ने जब ये देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बाकी लॉकअप का गेट खोलकर अंदर गई तो उसे देखकर अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, मुझे लगा ही नहीं था तुम मुझसे मिलने इतनी जल्दी आओगी। क्या हुआ, मेरी याद आ रही थी क्या? तेरी याद? और मुझे भला क्यों आएगी? तू क्या मेरा बॉयफ्रेंड है? चिढ़कर पाखी ने कहा। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, कुछ रिश्ते पाखी जी उजागर नहीं किए जाते, वो अपने आप जग जाहिर हो जाते हैं। पाखी ने गुस्से से कहा, कल तूने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, पाखी जी मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे कभी मत छोड़ो। पाखी चिल्लाई, यू शट अप। इतना सुनकर अभिमन्यु फिर उठ बैठा और पाखी के सामने खड़ा हो गया। दोनों की नजरें एक दूसरे को ऐसे देख रही थीं जैसे मानो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और बस किसी बात पर लड़ रहे हों। सभी कैदी भी ऐसे देख रहे थे जैसे उनके घर का लड़का अपनी बहू से बात कर रहा हो। पाखी ने जैसे ही अभिमन्यु को धक्का देने के लिए हाथ उठाया, अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो पाखी का हाथ पकड़कर गिर पड़ा। अब अभिमन्यु नीचे था और पाखी उसके ऊपर थी। दोनों बस एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर रहे थे। यही नहीं, बाकी कैदी तो ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई जोड़ा सुहागरात मना रहा हो और हवलदार तो मानो सदमे में खड़े थे। थाने में अब तक इंस्पेक्टर किरण आ चुके थे और इससे पहले कि वो स्टाफ से अभिमन्यु के बारे में कुछ पूछते, जगजीत आ गया। सबने जगजीत को सैल्यूट किया। किरण समझ चुका था कि चीफ इतनी सुबह आए हैं तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात थी। किरण ने पूछा, आप इतनी सुबह सर, कोई खास बात? हाँ, ये रहा उस बिजनेसमैन का कंप्लेंट वापस लेने का लेटर, और अब मुझे ये बताओ कि वो अभिमन्यु कहाँ है? किरण की ओर लेटर बढ़ाकर जगजीत ने पूछा। जी, उसे सबसे खतरनाक कैदियों वाले लॉकअप में डाला गया है, किरण ने सकुचाते हुए कहा। ये सुनकर जगजीत का गुस्सा बढ़ गया क्योंकि इतनी छोटी बात के लिए किसी को खतरनाक कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए जगजीत गुस्से में बोला, तुम लोगों ने एक मामूली सी कंप्लेंट पर अभिमन्यु को खतरनाक कैदियों के साथ बंद कर दिया। किसने किया ये सब और क्यों? सर, वो दरअसल पूछताछ केंद्र में उसने हमारी एसएचओ पाखी वित्तल को किस कर लिया, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर यमन ने उसे वहां बंद कर लिया, किरण ने बताया। किस किया? जगजीत ने चौंक कर पूछा। किरण ने कहा, जी हाँ सर। जगजीत ने सोचकर पूछा, तो अब पाखी और शिखर कहाँ हैं? इंस्पेक्टर किरण, सर वो मैं अभी तुरंत आया हूं। तो किरण ने हवलदार की तरफ देखा। हवलदार ने कहा, सर वो उस लड़के से मिलने उसी लॉकअप में गए हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर किरण और जगजीत दोनों नीचे गए और जब वो वहां पहुंचे तो तब उन्होंने देखा कि पाखी अभिमन्यु के ऊपर गिरी हुई थी और सभी वहां खड़े देख रहे थे। शिखर की नजर जैसे ही इंस्पेक्टर और जगजीत पर पड़ी, वो जोर जोर से खांसा, जिसे सुनकर सभी कैदी सहम गए। पाखी भी जल्दी से बैलेंस बनाते हुए उठकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु भी धूल झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। जगजीत तुरंत अंदर गया और जाकर अभिमन्यु के गले लग गया। अभिमन्यु जगजीत को पहचान नहीं पाया था, इसलिए वो बस उसके टच को महसूस कर रहा था, जिससे उसे एहसास हुआ कि जरूर ये बंदा कोई अपना था। तभी जगजीत बोल पड़ा, उल्लू के पट्टे, तू इतने दिनों से इंदौर में है और तूने अपने बचपन के दोस्त जगजीत से मिलने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देख, तेरे उस एहसान की बदौलत आज मैं यहाँ का सुरक्षा ब्यूरो चीफ बन गया हूँ। जैसे ही ये बात अभिमन्यु ने सुनी, उसने फिर से जगजीत को गले लगा लिया और बोला, उत्तरी, मैं बोलता था ना कि तू पढ़ाई मत छोड़, एक न एक दिन तू बड़ा आदमी जरूर बनेगा। अच्छा, बाकी बातें बाद में, तो पहले यहाँ से बाहर चल। राजेश ने कंप्लेंट वापस ले ली है और अब बाहर किसी क्लब या रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करेंगे, ठीक है? और फिर अंकल से भी मिलना है, बहुत परेशान है वो तुझे लेकर, जगजीत ने अभिमन्यु से कहा। जगजीत और अभिमन्यु दोनों बाहर आ गए और पुलिस स्टाफ बस देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। जाने से पहले जगजीत ने यमन को अच्छी खासी डांट भी लगाई थी। जगजीत अभिमन्यु को उस ठेले पर ले गया जहाँ बचपन में वे दोनों चाइनीज खाना खाते थे। अभिमन्यु ने जगजीत से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि मैं जेल में हूँ? वो मुझे तेरे पिताजी ने फोन किया था, उन्होंने मुझे जानकारी दी। लेकिन यार, तू इंदौर आया और तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तू इतनी परेशानी में था और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? जगजीत ने पूछा। अरे यार कुछ नहीं, मैंने सोचा छोटी मोटी बात है, खुद ही हैंडल कर लूंगा, लेकिन बात बिगड़ गई। वैसे जग्गू, एक बात बता, ये सब हुआ क्या? अभिमन्यु ने पूछा। जगजीत बताने लगा, क्या बताऊं यार, अभी जब तेरे पिताजी ने तुझे यहाँ से भेजा तो सब बिगड़ गया।
क्योंकि पुलिस स्टाफ और राजनेता सब तनीजा और जैक्सन के इशारों और पैसों पर चलने लगे। मैं जब तक सुरक्षा ब्यूरो का चीफ बना तब तक तेरे पिताजी की ग्लोरी खत्म हो चुकी थी। आज भी कई नेता, विधायक और पुलिस प्रशासन तनीजा के लिए काम करते हैं। मैं चाहकर भी उन्हें अकेले छू नहीं सकता। लेकिन सच कहूं, तेरे पिता भले ही गैर कानूनी काम करते थे, लेकिन वो देशद्रोही और बुरे इंसान नहीं है। लेकिन ये लोग देशद्रोही भी हैं और गलत करने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचते। अभिमन्यु ने कहा, जग्गू, उनके कब्जे में मेरा बड़ा भाई अर्जुन है और मुझे उसे किसी भी हालत में बचाना है और इस शहर को ये भी बताना है कि अब सत्ता बदलने वाली है। तो इसके लिए जरूरी है कि मैं तनीजा से एक कदम आगे रहूं। जगजीत ने कहा, अभी तुझे मुझसे जो मदद चाहिए होगी मैं करूंगा। वैसे भी इन गुंडों को मारकर पकड़कर मैं देश के लिए ही काम करूंगा। लेकिन हाँ, याद रहे, तू भी कानून की नजर में गुनहगार और गुंडा ही माना जाएगा। अभिमन्यु ने कहा, उसकी टेंशन मत ले, तू बस एक काम कर, तनीजा के जितने भी फोन हैं उनकी कॉल ट्रैक करवा, जिससे मुझे पता चल सके कि सीन क्या है। जगजीत ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, जैसा तू कहे मेरे यार। अभी चल, अभी चाउमीन खाते हैं, बहुत दिन हो गए साथ में बैठे हुए। दोनों चाउमीन खाने लगे। अभिमन्यु ने पूछा, वैसे यार तूने शादी की या नहीं? हाँ जग्गू, हाँ कर ली। तेरी भाभी सुलेखा एनजीओ चलाती है और पिछले महीने ही तू चाचा भी बन गया है। जगजीत ने चहकते हुए कहा। अभिमन्यु खुशी से चिल्लाया, ओए होए, ये हुई ना बात, बल्ले बल्ले कर दी तूने। अभी तू एक काम करना, तू कल परसों में घर क्यों नहीं आता? सुलेखा भी तुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। जगजीत ने कहा, बिल्कुल आऊंगा यार, अभिमन्यु ने कहा। तभी जगजीत ने पूछा, वैसे अभी तूने शादी की या कोई गर्लफ्रेंड? अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, अभी कहां भाई, अब भाभी जैसी कोई मिलेगी तो करेंगे, तब तक फ्लर्ट और रोमांस से काम चलता रहेगा। ये सुनकर जगजीत हंस पड़ा और फिर दोनों खाना खत्म करके हॉस्पिटल के लिए निकले। जैसे ही दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां अक्षिता हॉस्पिटल के बाहर बेचैन खड़ी थी, मानो उसे अभिमन्यु की बहुत फिक्र हो रही थी। और जब उसने एक नीली बत्ती वाली गाड़ी से अभिमन्यु को उतरते हुए देखा तो वो तुरंत भागकर अभिमन्यु के गले लग गई और दूसरे ही पल खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। ये देखकर पहले तो जगजीत ने एक नजर अभिमन्यु को देखा और फिर हंस पड़ा। तुम ठीक तो हो अभिमन्यु? अक्षिता ने पूछा। अक्षिता को देखकर जगजीत अभिमन्यु के कान में बोला, मुझे भाभी पसंद है, भाई तू कर ले शादी। अभिमन्यु ने कहा, चुप कर जग्गू। इतना सुनकर फिर से जगजीत हंसने लगा। अक्षिता ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं अभिमन्यु, तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु ने अक्षिता से कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? और डैडी कहाँ हैं? हाँ वो ठीक हैं, और मैं तो बस अंकल जी के लिए जूस लेने आई थी, तभी तुम मुझे दिख गए तो रुक गई। अक्षिता ने कहा, अच्छा चलो डैडी के पास चलते हैं, अभिमन्यु ने कहा। सभी लोग मनोज जी के पास पहुंचे। मनोज जी ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा वो खड़े होने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अभिमन्यु ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया और बोला, आप उठिए मत, और मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जगजीत भी पास आकर बैठ गया और बोला, अंकल मैंने कहा था ना आपसे कि सब ठीक होगा, और वैसे भी जब मैं पहुंचा तो ये भाई साहब वहां कैदियों से अपनी सेवा करवा रहे थे, और पुलिस वाले तो इतना परेशान हो गए थे कि अगर मैं न भी जाता तो भी वो लोग इसे छोड़ देते। जगजीत ने मनोज जी को बताया। ये सुनकर मनोज जी अपने मन में सोचने लगे, मतलब मेरा बेटा अब मेरी खोई हुई ग्लोरी को वापस लाएगा, मेरी खोई हुई इज्जत वापस लाएगा, मेरे दुश्मनों से न सिर्फ मेरा बदला लेगा बल्कि अपने बड़े भाई अर्जुन को भी वापस लाएगा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि अभिमन्यु ही है जो ये सब कर सकता है। अंकल जी किस सोच में डूब गए? जगजीत ने मनोज जी को ख्यालों में गुम देखा तो पूछ लिया। मनोज जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रहा था कि मेरा ये बच्चा बस किसी से शादी कर ले और मुझे जल्दी से दादा बना दे। ये सुनते ही जगजीत अक्षिता की तरफ देखकर बोला, वैसे अंकल मेरी नजर में एक लड़की है, बस आप बोलो तो बात करूं। मनोज जी को बात समझते देर न लगी और वो तुरंत समझ गए और मुस्कुराकर बोले, ऐसे कैसे होगा, इस पागल को पहले उस लड़की का दिल भी तो जीतना पड़ेगा, लेकिन ये है कि यहाँ आकर बस अपने कामों में बिजी हो गया है, उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा अंकल। जगजीत ने मनोज जी से कहा। फिर उसने अभिमन्यु से कहा, वैसे अभिमन्यु तुझे स्कूल की बात याद है जब सामने वाले प्राइवेट स्कूल की एक लड़की ने तुझे प्रपोज किया था? ये सुनकर अक्षिता तुरंत जगजीत के पास आ गई और पूछा, किसी लड़की ने इन्हें प्रपोज किया था? हाँ मिस, जगजीत ने अक्षिता की ओर देखते हुए कहा और रुक गया। अक्षिता ने बताया, हाँ जी अक्षिता जी, एक लड़की ने इन्हें प्रपोज किया था। जगजीत ने कहा। अक्षिता ने पूछा, फिर क्या हुआ था? ये सुनकर जगजीत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अभिमन्यु को देखा तो अभिमन्यु भी बस मुस्कुरा रहा था। जगजीत बोला, अरे लड़कियां तो अभी की दीवानी थी, लेकिन एक लड़की तो बिल्कुल पागल थी अभी के प्यार में।
अपना स्कूल बंक करती थी सिर्फ अभी की एक झलक पाने के लिए। और एक दिन स्कूल के रास्ते में उसने हमें रोका और अभी को प्रपोज कर दिया। लेकिन ये ठहरे हमारे सिग्मा मेल, इन्होंने उसे मना कर दिया क्योंकि उस समय भाई साहब को मार्शल आर्ट सीखने का जुनून चढ़ा था। पता नहीं अब कितना लड़ना आता है इसे। ये सुनकर अभी बोला, अच्छा जग्गू, तो ये बता कि तू भाभी से कैसे मिला? जगजीत ने बताया, बस यार, सुरक्षा ब्यूरो का चीफ बनने से पहले कॉलेज की तरफ से एक एनजीओ के साथ काम करने का मौका मिला था, जो कि तेरी भाभी सुलेखा का था। मेरी मुलाकात उससे वहीं हुई, बस फिर प्यार हुआ, शादी हुई और अब एक बच्चा। तो बच्चे का क्या नाम रखा है तूने? अभिमन्यु ने पूछा। अभिमन्यु, जगजीत ने बताया। हाँ, बताना क्या रखा नाम? अभिमन्यु ने फिर पूछा। जगजीत ने कहा, बताया तो, अभिमन्यु। तूने अपने बच्चे का नाम अभिमन्यु रखा? अभिमन्यु ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्यों नहीं रखता? ये अच्छी जिंदगी सिर्फ तेरी वजह से है, और जब से तूने मेरी मदद की थी मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे तेरे जैसा बच्चा चाहिए। तो सोचा क्यों न तेरा नाम ही मैं अपने बच्चे को दे दूं। जगजीत ने इमोशनल होकर कहा। यह सुनकर अभिमन्यु तुरंत जगजीत के गले लग गया। दोनों की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर अक्षिता अपने मन में भी सोचने लगी, सच में आजकल ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। जगजीत सबको बाय बोलकर वहां से चला गया। मनोज जी ने अभिमन्यु और अक्षिता से कहा, बच्चों, मुझे सूप पीना है, क्या तुम दोनों मेरे लिए सूप ला सकते हो? ठीक है डैड, अभिमन्यु ने कहा। अक्षिता और अभिमन्यु दोनों कैंटीन चले गए। अभिमन्यु अक्षिता की जुल्फों को देख रहा था, जिसे वो बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। तभी अभिमन्यु बोला, क्या तुम मेरे साथ आज डिनर करने चलोगी? अभिमन्यु ने पूछा। क्या डिनर? अक्षिता ने चौंक कर पूछा। हाँ चलो ना, अभिमन्यु ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, अक्षिता ने रिक्वेस्ट मान ली। तो आज शाम 8 बजे तैयार रहना, अभिमन्यु ने कहा। अक्षिता ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अक्षिता सूप लेने लगी और अभिमन्यु ने कीर्ति को फोन किया। फोन उठाते ही कीर्ति बोली, चलो तुमने याद तो किया मिस्टर सिकरवार, मैं तुम्हें भूला ही कब था। अच्छा, मुझे एक आदमी से मिलवा सकती हो? अभिमन्यु ने मुद्दे की बात की। किससे? कीर्ति ने पूछा। तनेजा, अभिमन्यु ने कहा। तो तुम्हें हमारे बार के मालिक से मिलना है, वो शायद आने वाले हैं, आपको उनसे कोई काम था? कीर्ति ने पूछा। हाँ, बिना मकसद कोई किसी से मिलता है क्या? कब आ जाऊं उनसे मिलने? अभिमन्यु ने पूछा। वो शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे, कीर्ति ने बताया। थैंक यू कीर्ति। अभिमन्यु इतना बोलकर जैसे फोन कट करके मुड़ा, तभी सामने अक्षिता खड़ी थी। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ बोल पाता, अक्षिता बोली, मैंने सुन लिया कि तुम्हें कहीं जाना है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम ही होगा। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं अंकल जी का ख्याल रख लूंगी। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, और रात को चलेंगे डिनर के लिए। अच्छा, अब जाओ, अक्षिता ने कहा। अभिमन्यु अक्षिता की ये बात सुनकर हॉस्पिटल से निकल गया और चोरों वाली कार में बैठकर कीर्ति वाले बार की तरफ जाने लगा। लेकिन जब वो सड़क पर जा रहा था, तभी उसे कुछ गुंडे नजर आए। गुंडों ने अभिमन्यु की कार रुकवा दी। वो गुंडे अभिमन्यु को ऐसे देख रहे थे जैसे वो आज अभिमन्यु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी अभिमन्यु की नजर उस दिन वाले गुंडों के लीडर पर पड़ गई, जो उन गुंडों के साथ था और जिसकी कार अभिमन्यु ने छीन ली थी। इसलिए वो हंसकर बोला, कार वापस लेने के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया क्या? सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुलाकात होगी तुझसे। ये सुनकर वो गुंडों का लीडर बोला, ओ, तुझे क्या लगा तू हमारी कार छीन लेगा और हम तुझे जाने देंगे? हम तेरा कचूमर बना देंगे। देख, इस शहर के सबसे खतरनाक आदमियों को लाया हूँ तेरी मरम्मत करने के लिए। मेरी मरम्मत? बेटे, तेरे उस्ताद जिसकी मालिश करते हैं वो हमारी मसाज करता है। विश्वास नहीं हो रहा तो आ जाओ, विश्वास दिला दूं, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर सभी गुंडे बदमाश उसकी तरफ दौड़ने लगे। सभी के हाथ में कुछ न कुछ था, इसलिए वहां पास में ही सड़क पर लकड़ी का घर बनाने के लिए डंडे और बांस रखे हुए थे। अभिमन्यु ने भागकर एक डंडे को उठा लिया और देखते ही देखते वो भी उन पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही सबको चारों खाने चित्त कर दिया। और वो फिर उस गुंडे की छाती पर बैठ गया और बोला, एक तो तू पैसा लेकर नहीं आया, ऊपर से मेहनत करवा दी, अब तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु ने कहा, देखो मुझे मारो मत यार, मैं दूंगा ना तुझे पैसे, मैं लाया हूँ। इतना बोलकर वो गुंडा उठ बैठा और जल्दी से एक बाइक के साइड पॉकेट से 2 लाख रुपए लेकर आया और बोला, ये लो भाई, और मुझे जाने दो। चल, ये तो हो गई तेरी जान बख्शने की फीस, तो अब इतने पैसे और लेकर आना और अपनी कार ले जाना, समझ गया? अभिमन्यु ने कहा। बिल्कुल भाई, आप जैसा कहें। इतना बोलकर वो गुंडा अपनी बाइक लेकर भाग गया। अभिमन्यु अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कार लेकर कीर्ति के बार पहुंचा।
जैसे ही वो वहां पहुंचा, कीर्ति ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और वो बोली, तनेजा सर का तो आना कैंसिल हो गया, लेकिन वो देख रहे हो, वो आदमी तनेजा का राइट हैंड है। ज्यादातर काम वो ही संभालता है तनेजा सर का। लेकिन वैसे क्या काम था तुम्हें उनसे? वो तो मैं उन्हें ही बताऊंगा, लेकिन अब जब तनेजा सर नहीं आए हैं तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अभिमन्यु वहां से निकल गया और बार के पीछे वाली गली में जा पहुंचा, जहां पर कोई आता जाता नहीं था। उसने रास्ते में ही अपना एक खास बैग ले लिया था, जो कि उसने अपनी कार से निकाल लिया। उसने बैग निकाल कर देखा तो उसमें कुछ हथियार और उसका जोकर वाला मास्क रखा हुआ था, साथ ही एक ब्लैक ड्रेस भी थी। अभिमन्यु उसे देखकर हंसकर बोला, आज लगता है शिकार पर जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ तनेजा का राइट हैंड सुलेमान अपनी शराब खत्म करके और कीर्ति से बार का हिसाब लेकर अपने लोगों के साथ बार से बाहर आ गया था। उसकी कार भी बार के पीछे वाली गली में ही पार्क थी, क्योंकि उनमें अक्सर अवैध सामान होते थे और ऐसे में मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करने से पुलिस की चेकिंग का भी डर रहता था। सभी लोग शराब के नशे में थे और जैसे ही सुलेमान ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक काले कोट पैंट वाला शख्स जोकर का नकाब पहने खड़ा था, जिसे देखकर सुलेमान बोला, लगता है पास के किसी सर्कस का जोकर अपना रास्ता भूल गया है, जाकर बोल उसे रास्ते से हट जाए। ऑर्डर मिलते ही उन गुंडों में से एक गुंडा जोकर की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जोकर के ज्यादा करीब आ पाता, जोकर की हंसी के साथ जोकर बने अभिमन्यु ने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया और सुलेमान के सामने ही उसने धीरे धीरे उसका गला घोंट दिया। जैसे ही सुलेमान के आदमियों ने बंदूक निकालकर गोलियां चलाने की कोशिश की, अचानक उनके सामने धुआं फैल गया। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब सुलेमान को बस धुएं में अपने आदमियों की चीखें सुनाई दे रही थी और जोकर की भयानक हंसी। सुलेमान ये सुनकर घबरा गया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। गाड़ी चलाकर कुछ दूर निकल जाने पर सुलेमान ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उसे जोकर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसने अपने सामने लगा मिरर देखा तो उसमें जोकर उसके पीछे वाली सीट पर ही बैठा हुआ दिखा। इससे पहले कि सुलेमान कुछ समझ पाता, जोकर ने उसके गले पर इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो तुरंत बेहोश होने लगा। कुछ ही देर बाद सुलेमान को होश आया तो उसने पाया कि वो एक खेत में कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पास में सिर्फ एक लकड़ी का घर था। सुलेमान के मुंह में भी कपड़ा ठूसा हुआ था, जिससे वो चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी उसे उस लकड़ी के घर के अंदर से वो ही जोकर एक तलवार लिए निकलते हुए दिखाई दिया। वो उसे देखकर छटपटा रहा था, जैसे कोई मछली जाल में फंस गई हो। जोकर बना अभिमन्यु उसे देखकर हंस रहा था और हंसते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसने एक खामोशी के साथ सुलेमान के मुंह से कपड़ा बाहर निकाल दिया। सुलेमान गुस्से में बोला, तू जानता है तूने किसे पकड़ा है? सुलेमान को, तनेजा भाई का राइट हैंड हूँ। अब तू मरेगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है तू? ये सुनकर जोकर ने फिर से उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया और फिर बोला, यार मैंने तुझे यहाँ बैठने के लिए कुर्सी दी और तू है कि बदतमीजी कर रहा है? अरे ऐसे कैसे चलेगा बच्चे? वैसे मेरा नाम है अभिमन्यु, मनोज जी का सबसे छोटा बेटा, जिसे तुम सब ने मिलकर बर्बाद किया और मेरे बड़े भाई को किडनैप कर लिया। तो मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगा, जिसका जवाब तुझे अपना सिर हिला कर देना है। हाँ के लिए हाँ वाला और ना के लिए ना वाला। तो समझ गया तू? चल, मेरा पहला सवाल, तो बता, अर्जुन को तुम लोगों ने किडनैप किया? जोकर बने अभिमन्यु ने पूछा। ये सुनकर सुलेमान चुप था तो जोकर हंसा और उसके पैर में तलवार घुसेड़कर बाहर निकाल दी, जिसकी वजह से सुलेमान की एक भयानक घुटी हुई चीख निकल गई और उसके पैर से खून निकलने लगा और वो दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन मुंह में कपड़ा ठूसे होने की वजह से वो बस छटपटा ही सकता था। जोकर ने फिर से पूछा, तो बता, क्या तुम लोगों ने उसे किडनैप किया? इस बार सुलेमान ने हाँ में सिर हिला दिया। जोकर ने मुस्कुराकर उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया और बोला, तो दूसरा सवाल, क्या वो मुंबई में है? सुलेमान ने एक भद्दी गाली देकर कहा, भाड़ में जा, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला अब। ये सुनकर जोकर बने अभिमन्यु ने उसके हाथ की 2 उंगलियां काट दी और फिर बोला, उप्स, गलती से हो गया यार। हाँ तो तूने क्या कहा था? सुलेमान दर्द से तड़प रहा था और तड़पते हुए बोला, हाँ वो मुंबई में है। मुंबई में कहां सुलेमान? जोकर यानी कि अभिमन्यु ने पूछा। अंधेरी स्टेशन के पास एक बस्ती है, वहीं। लेकिन वो वहां 2 दिन के लिए ही होगा, उसके बाद उसे थाईलैंड भेज दिया जाएगा, सुलेमान ने बताया। जोकर ने पूछा, तुम लोगों का हथियारों का गोदाम कहां है? मैं तुझे ये नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बता दिया तो तनेजा मेरी जान ले लेगा, सुलेमान ने डरते हुए कहा। जैसे ही जोकर बने अभिमन्यु ने इतना सुना, उसने तुरंत अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। सुलेमान का सिर दूर जाकर गिर पड़ा। धड़ थोड़ी देर छटपटाया, फिर बेजान होकर कुर्सी पर गिरा रहा और खून लगातार निकल रहा था। जोकर ने अपना नकाब उतारा और नकाब से खून पोंछते हुए बोला,
मेरा इतना महंगा नकाब खराब कर दिया, लेकिन बहुत दिनों बाद शिकार करके मजा आया। लेकिन अब मेरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने, तुझे दुख देने वालों का काल बनकर। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपनी तलवार को एक कपड़े से साफ किया और फिर वहां से चला गया। उसे वापस जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो सामने अक्षिता एक सिंपल ड्रेस पहने खड़ी थी जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने बालों को बांधा हुआ था और उसका व्हाइट कलर का सूट उस पर बहुत जच रहा था। अभिमन्यु ने अक्षिता को देखा तो देखता ही रह गया, लेकिन अभिमन्यु अब भी बहुत नॉर्मल कपड़ों में था। वो शॉपिंग कर सकता था लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिला था। क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? अक्षिता ने पूछा। अभिमन्यु गाड़ी चला रहा था लेकिन अक्षिता के इस सवाल से वो मुस्कुराकर बोला, नहीं, मेरे दोस्त की है, कुछ दिनों के लिए ली है। ये सुनकर अक्षिता चुप हो गई और थोड़ी ही देर में अभिमन्यु ने अपनी गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी जो कि काफी महंगा लग रहा था। वो एक कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट था, इसलिए उसका महंगा होना लाजमी था। उस होटल के बाहर लिखा था रोमांस रेस्टोरेंट, जिसे देखकर अक्षिता ने पूछा, क्या हमें सच में इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए? अक्षिता ने जब देखा कि अभिमन्यु उसे डिनर करवाने शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट चेन की रोमांस होटल में लाया था, जिसकी शायद ही कोई डिश 1000 रुपए से कम होगी, इसलिए अक्षिता बेचैन होकर पूछ रही थी। लेकिन अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, डिनर पर निकले हैं और खाना महंगा नहीं खाया तो क्या फायदा डिनर बाहर करने का? वैसे क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हें पसंद है? अक्षिता इस सवाल के जवाब में एक सोच में डूब गई। वो इस रेस्टोरेंट में सिर्फ एक बार ही गई थी और सचमुच ये कमाल का दिखता था, साथ ही खाना भी लाजवाब होता था, इसलिए वो शर्मा कर बोली, हाँ ये अच्छा है लेकिन हमें कहीं और चलना चाहिए, हमें इतना महंगा खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, और सच बोलूं तो मुझे नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अभिमन्यु समझ गया कि अक्षिता इस महंगे रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो डर रही थी कि क्या अभिमन्यु उसका बिल दे भी पाएगा। लेकिन अभिमन्यु हंसकर बोला, हम इसमें ही जाएंगे, ठीक है, चलो अंदर चलो। दोनों अंदर चले गए और सच में वो रेस्टोरेंट अंदर से किसी यूरोपियन रेस्टोरेंट की तरह था, काफी खूबसूरत और आकर्षक। तभी उनके पास एक वेटर आया और बोला, सर क्या आपने बुकिंग करवाई थी? नहीं, दरअसल हमें समय ही नहीं मिला, क्या कोई टेबल खाली है? अभिमन्यु ने पूछा। जी हाँ सर, आप इस तरफ आ जाइए, वेटर ने कहा। दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ गए। तभी वहां दूसरा वेटर आया ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन जब उसने अभिमन्यु के कपड़ों पर नजर डाली तो वो अपने मन में सोचने पर मजबूर हो गया, पता नहीं ऐसे लोग कहां कहां से आ जाते हैं, औकात होती नहीं है फिर भी। अभिमन्यु ने उसे एक सोच में डूबा देख उसके हाथ से मेन्यू ले लिया और पढ़ने लगा, जिससे उस वेटर ने भी सोचना बंद कर दिया और एक मेन्यू अक्षिता को दे दिया। अक्षिता ने जैसे ही मेन्यू देखा तो सच में उसमें सभी चीजें काफी महंगी थी। सिर्फ इक्का दुक्का चीज मंगाने पर ही 20 से 30 हजार तक का बिल आराम से बन जाता। अक्षिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो वो लगातार मेन्यू को देखे जा रहा था, जिसे देखकर वेटर खुश हो रहा था ये सोचकर कि इनकी औकात नहीं है यहाँ खाना खाने की और ये खुद उठकर चले जाएंगे। लेकिन तभी अभिमन्यु वेटर से बोला, मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, तो क्या तुम हमें रिकमेंड कर सकते हो कुछ? इतना सुनते ही वेटर खुश हो गया और उसने अब अभिमन्यु को मजा चखाने की सोची, इसलिए वो बोला, ये वाला सर, इटालियन पास्ता, टोफू विद स्टेक और पीने के लिए सर रोमन वाइन बेस्ट है। ये सुनकर जल्दी से अक्षिता ने मेन्यू में इनके प्राइस देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सिर्फ इतने का 80,000 से ज्यादा का बिल बनने वाला था। इसलिए अक्षिता ने सोचा कि मैं अभिमन्यु को मना कर देती हूँ ऑर्डर देने से, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु ने ऑर्डर लाने को वेटर को बोल दिया। अक्षिता परेशान थी कि अभिमन्यु के पास बिल चुकाने के पैसे होंगे या नहीं, लेकिन अभिमन्यु काफी शांत था। उसके पास उस गुंडे से लिए 2 लाख रुपए पड़े थे, इसलिए उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। तभी वहाँ किसी बच्ची के रोने की आवाज आई तो वहाँ पर एक औरत अपनी बच्ची के साथ आई थी। वो औरत काफी रईस लग रही थी क्योंकि उसके आते ही रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे मैडम बोलकर संबोधित कर रहा था और उसका बैग भी उठा रहा था, मानो वो इस रेस्टोरेंट की मालकिन हो। लेकिन जब मैनेजर ने उससे सच में मालकिन और बच्ची को छोटी मालकिन बोला तब सबको पता लग गया कि वो इस बिगेस्ट होटल चेन की मालकिन थी। उसका नाम रोशनी था। उसने अपने दम पर इतना बड़ा होटल खड़ा किया था। उसके पति काफी साल पहले विदेश में एक हादसे में मारे गए थे। अभिमन्यु की टेबल दरवाजे के सामने ही थी, जिसकी वजह से रोशनी की नजर अभिमन्यु पर पड़ गई। रोशनी ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा मानो उसके पैर ही रुक गए। वो बस वहीं खड़ी हो गई और उसकी बेटी लगातार अंदर जाने के लिए रो रही थी। लेकिन रोशनी एक अलग दुनिया में खो चुकी थी। वो लगातार अभिमन्यु को घूर रही थी। मैनेजर ने उसका स्वागत किया और कहा, आइए मैडम,
रोशनी ने अभिमन्यु पर से अपना ध्यान हटाया और मैनेजर से कहा, ठीक है चलो। रोशनी वापस अपनी केबिन में आ गई जो कि उसका ऑफिस था। वो अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए अभिमन्यु को देखने लगी। वो उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभी तक उसे पहचान नहीं पाई थी। बस उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे कहीं देखा था। दूसरी तरफ अभिमन्यु और अक्षिता का ऑर्डर आ चुका था और दोनों अपना डिश एंजॉय कर रहे थे। अभिमन्यु लगातार उसे कुछ न कुछ सर्व करके खिला रहा था, लेकिन तभी अक्षिता के होठों पर पास्ता की क्रीम लग गई, जिसे अभिमन्यु ने एक टिश्यू पेपर से खुद पोंछ दिया। अक्षिता तो मानो बस एक अलग प्यार की दुनिया में पहुंच गई थी। तभी वहाँ एक प्रेमी जोड़ा खड़ा हो गया। इससे पहले कि अभिमन्यु उनसे पूछ पाता, उससे पहले ही उस जोड़े में से लड़की अक्षिता को देखकर बोली, हाय अक्षिता, कितने दिनों बाद मिली हो यार। अक्षिता ने भी खड़े होकर ग्रीट किया और हाय बोला। फिर अभिमन्यु की तरफ मुड़कर बोली, अभिमन्यु, ये मेरी नर्सिंग कॉलेज की क्लासमेट रूपा है। रूपा, ये है अभिमन्यु। रूपा अभिमन्यु की हालत देखकर मुंह बनाने लगी, फिर हंसकर बोली, अक्षिता, मिलो मेरे बॉयफ्रेंड किशन से, जो कि नगर सचिव हैं और बहुत अमीर हैं, और इन्होंने मुझे सरकारी नर्स बनवा दिया है। अब हम जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं रूपा, एक प्राइवेट केयर टेकर की जॉब कर रही हूँ, अक्षिता ने बताया। रूपा ने अक्षिता का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, तू तो नर्स से भी नीचे चली गई, एक केयर टेकर की जॉब। वैसे मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तू बस पढ़ाई में ही तेज थी, लेकिन दुनियादारी में पीछे। वैसे ये जो तेरे साथ लड़का है, ये तो तुझसे भी ज्यादा गरीब लग रहा है, तो तू इसके साथ क्या कर रही है? रूपा, इससे पहले कि अक्षिता आगे कुछ बोल पाती, अभिमन्यु ने बीच में ही रोक दिया और बोला, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं अक्षिता का दोस्त हूँ। आपको कोई दिक्कत? रूपा ने हंसते हुए कहा, दोस्त? वैसे अक्षिता, हम गोल्ड बार में जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे एक बिजनेसमैन दोस्त तनेजा के छोटे बेटे सिद्धार्थ भी आएंगे। तो अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। क्या पता सिद्धार्थ का तुम पर दिल आ जाए ना। इससे पहले कि अक्षिता पूरी तरह मना कर पाती, अभिमन्यु तनीजा का नाम सुनकर बोल पड़ा, ठीक है, हम यहाँ से खाना खाकर वहाँ आ जाएंगे, तुम वहाँ हमारा इंतजार करना। ये सुनकर वे दोनों मुंह बनाकर वहाँ से चले गए और रेस्टोरेंट के बाहर जाकर रूपा किशन से बोली, इस लूजर को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है इसे मजा चखाने का, रूपा, किशन ने कहा। और वो क्या किशन? रूपा ने पूछा। क्यों ना हम इसकी सेटिंग तनीजा के बेटे सिद्धार्थ से करवा दें। वो ऑलरेडी अपनी 3 गर्लफ्रेंड को मार चुका है। वो तो इसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ेगा जब तक पूरा नोच नहीं लेगा। और अगर इसने मना भी कर दिया उसे, तो बस उसका इस पर दिल लाने की बात है। वो इसे उठवा लेगा और इसको तब तक अपने साथ रखेगा जब तक ये अपने आप को मार नहीं लेती या फिर उसका मन नहीं भर जाता। तो बोलो, क्या बोलती हो तुम? किशन ने पूछा। ये सुनकर रूपा शैतानियत से हंस पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ कहीं से भी एक अच्छा आदमी नहीं था। वो अब तक कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। उसकी मदद करने और उसे कानूनी दांवपेच से बचाने का जिम्मा तनीजा ने यहाँ के निगम पार्षद नितेश राणे को दे रखा था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ आज तक जेल नहीं गया था। सिद्धार्थ एक जंगली जानवर जैसा था, लेकिन उतना ही बड़ा बेवकूफ भी था। वो अपने बाप के बनाए डर पर वो सब कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए। रूपा और किशन शैतानी हंसी हंसते हुए वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ अक्षिता और अभिमन्यु दोनों खाना खा चुके थे और अक्षिता उस क्लब में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अभिमन्यु ने उसे समझाया, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वैसे भी तुम्हें कुछ हो गया तो डैडी मेरी जान ले लेंगे और मुझे अपनी जान की बहुत फिक्र है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, अक्षिता ने कहा। लेकिन अभिमन्यु, तुम उन्हें नहीं जानते, तुम इस शहर में नए हो। तनेजा एक गुंडा है और इस शहर में राज करता है, और मैं उसके बेटे से मिलूं वहाँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे अरे, मिलना नहीं है भाई, बस वहाँ जाकर एंजॉय करना है। मिलने मिलाने का काम तुम मुझ पर ही छोड़ देना, समझी? अभिमन्यु ने उसे समझाया। दोनों खाना खाकर उठने लगे, तभी वहाँ रोशनी आ गई और अभिमन्यु से बोली, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगी। मुझे पता है आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन रोशनी हूँ और ये मेरी बेटी। आपको याद है ब्राजील में आपने मेरी जान बचाई थी। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। आपने जब देखा कि मैं एक इंडियन हूँ तो न सिर्फ उन माफियाओं से मेरी जान बचाई, बल्कि आपने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए और इंडिया वापस लौटने में मेरी मदद भी की। अब देखिए, आपकी वजह से मैं कहाँ आ गई हूँ। आपने जो पैसे दिए थे उससे मैंने ये रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला जो चल पड़ा। ये जो कुछ भी है सही मायने में आपका ही है। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मेरी बच्ची की जान बचाई है आपने। उन लोगों ने मेरे पति को तो मार ही दिया था और मैंने अपने बचने की उम्मीद भी खो दी थी, लेकिन आप एक फरिश्ते की तरह आए हमारी जिंदगी में, जिसने हमें उस अंधेरे से निकाल कर उजाले में ला दिया। इतना बोलते ही रोशनी की आंखों में आंसू आने लगे और वो अभिमन्यु के गले लग गई। अभिमन्यु को याद आया कि ये शायद उस समय की बात थी जब वो 5i के साथ नहीं बल्कि INA के साथ काम कर रहा था, क्योंकि उस समय वो अपनी पहचान नहीं छुपाता था। उसने भी रोशनी को गले से लगाए रखा और बोला,
आप मुझे खामखा शर्मिंदा कर रही हैं। वो तो मेरा फर्ज था। और वैसे आपने जो भी यहाँ आकर किया वो सब आपकी खुद की मेहनत है, तो उसका क्रेडिट आप मुझे मत दीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप आज का बिल नहीं चुकाएंगे और कभी आपके किसी काम आ सकी तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। रोशनी ने कहा। ओके रोशनी जी, इस दावत के लिए थैंक यू। अभिमन्यु ने हंसकर कहा। यह देखकर कि गरीब सा दिखने वाला लड़का रोमांस रेस्टोरेंट की मालकिन का दोस्त था, न सिर्फ मैनेजर और वेटर को शौक लगा बल्कि वहां बैठे सभी अमीर कस्टमर्स भी हैरान थे। अक्षिता और अभिमन्यु वहां से निकल गए और गोल्ड बार की तरफ कार से जाने लगे। अक्षिता को अभी जो हुआ कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो बोली, तुमने उसकी जान बचाई ब्राजील में, लेकिन कैसे? ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, अभिमन्यु ने कहा। ये जवाब पाकर फिर अक्षिता की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आगे पूछ पाए, इसलिए वो चुप होकर बैठ गई। अक्षिता और अभिमन्यु की गाड़ी एक मॉल के सामने रुक गई। अक्षिता ने चौंक कर पूछा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे लगता है अक्षिता, हमें अपना हुलिया चेंज करना चाहिए। वो क्या है ना कि ये कपड़े काफी दिनों से पहनकर मैं ऊब गया हूँ, अभिमन्यु ने कहा। अक्षिता ये सुनकर चुप हो गई और दोनों मॉल के अंदर चले गए। अभिमन्यु ने अपने लिए पार्टी वाले कपड़े लिए और जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो अक्षिता उसे देखती रह गई, क्योंकि अभिमन्यु की गुड लुकिंग ऊपर से ये अच्छे महंगे कपड़े उसे सेलिब्रिटी लुक दे रहे थे। अक्षिता की नजर घूमी तो सामने एक बहुत प्यारा गाउन डमी पर लगा हुआ था, जिसे देखकर अक्षिता की आंखें चमक गईं। लेकिन उसका प्राइस टैग देखकर उसने अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उस पर 30,000 रुपए का प्राइस टैग था। अभिमन्यु ने एक नजर में ही पूरी सिचुएशन भांप ली, इसलिए वो बोला, मुझे लगता है तुम्हें भी ये गाउन ट्राई करना चाहिए। अक्षिता ने मना किया, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे कम से कम एक बार ट्राई तो करो मिस चिड़किया, अभिमन्यु ने जिद किया। ठीक है, लेकिन तुम मुझे चिड़किया क्यों कह रहे हो? अक्षिता ने कहा। क्योंकि तुम हर बात पर चिढ़ जाती हो ना, इसलिए। जाओ ना, ट्राई करो, अभिमन्यु ने हंसकर कहा। अक्षिता भी कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और जैसे ही वो बाहर निकली अभिमन्यु के मुंह से अपने आप ही निकल गया, वाह! उस ड्रेस में अक्षिता किसी डॉल जैसी लग रही थी, जिसे देखकर अभिमन्यु बोला, अब लग रहे हैं ना हम दोनों पार्टी लायक। ये सुनकर अक्षिता मुस्कुराई और फिर अभिमन्यु ने गाड़ी को गोल्ड बार के सामने रोक दिया। एक्चुअली ये वही बार था जिसमें कीर्ति अभी काम करती थी, इसलिए अभिमन्यु ने मुस्कुरा दिया और जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो रूपा और किशन ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया। अभिमन्यु अक्षिता की तरफ देखकर बोला, तुम चलो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, वरना मुझे इन बदतमीज लोगों को झेलना पड़ेगा, अक्षिता ने चेहरा बनाते हुए कहा। अक्षिता वहां से जाकर रूपा और किशन के साथ बैठ गई, जहां पर कोट पैंट में एक लड़का बैठा हुआ था। वो जरूर तनेजा का बेटा था। अक्षिता वहां सबको हाय बोलकर बैठ गई। दूसरी तरफ अभिमन्यु कीर्ति के पास गया। कीर्ति ने अभिमन्यु को अक्षिता के साथ एंटर करते हुए देख लिया था। अंदर ही अंदर उसे जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि कोई भी लड़की अभिमन्यु जैसे लड़के को कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अभिमन्यु ने जवाब न देकर पूछा, ये सामने कोट पैंट वाला लड़का कौन है? ये हमारे मालिक का लड़का सिद्धार्थ है। अगर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो कोशिश करना उससे अपनी गर्लफ्रेंड को दूर रखने की, क्योंकि वो एक नंबर का बदमाश है। अगर उसका दिल उस लड़की पर आ गया तो वो उसे तुमसे छीन लेगा, कीर्ति ने कहा। ये सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, कोई भी मेरी चीज बिना मेरी इजाजत के नहीं ले सकता, और रही बात छीनने की, तो अब तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी चीज छीन सके।